तो केएनएन यूज होता है जो एल्गोरिदम में यूज होती है क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन। केएनएन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हम पढ़ रहे थे, याद है? क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखनी होती है केएनएन में? पहला के क्या होता है बता सकते हो अमन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द के? तो नियरेस्ट पॉइंट्स हम लोग कितना ले रहे हैं वो ही हमारा के की वैल्यू रहता था। के की वैल्यू कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्या क्या थे हमारे पास टेक्निक्स? Like the number of meters to calculate the distance. के की वैल्यू डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या होता था, हम रेंज रख सकते थे, है ना? अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो क्या प्रॉब्लम आता था? एक्यूरेसी कम होगी ट्रेनिंग और टेस्टिंग में दोनों में, तो ये हमारा ओवर फिटिंग का सॉरी अंडर फिटिंग का प्रॉब्लम आएगा। के की वैल्यू ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा? ओवर फिटिंग होता है। तो हम क्या करते थे, जनरलाइज के बेस पे रखते थे, है ना? तो ये सारी चीजें थी। अब इसमें क्या था, डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम क्या कैलकुलेट करते थे? कौन सा फार्मूला यूज होता था? इस पे हमारा जो होता था यूज, वो इक्लूडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन और मीन स्क्वायर का यूज होता था, है ना? और मीन स्क्वायर में क्या होता था कि आप उस फॉर्मूला को डायनेमिक बना सकते थे। अगर आप उसकी वैल्यू 1 रख रहे हो तो ऑटोमेटिकली इक्लूडियन हो जाता था, अगर 2 रखते थे तो क्या हो जाता था, मैनहट्टन का बन जाता था। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे, है ना? याद है? यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है कि हमारा क्या था, मैन ये हमारा नॉर्मल क्या था, L1 हमारा क्या था, मैनहट्टन का था। जो L2 था वो हमारा क्या है, ये हमारा इक्लूडियन का है। ठीक है, ये चीज क्या करता है, मीन क्वास्की के बेस पे आप डिफाइन कर सकते हो दोनों फॉर्मूला, इक्लूडियन का भी और मैनहट्टन का भी। अब उसमें मेन फैक्टर क्या होता था, पी की वैल्यू होती थी कि पी की वैल्यू अगर 1 रख रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो मैनहट्टन बन जाता था, और पी की वैल्यू इक्वेशंस में क्या 2 रखते थे, इक्लूडियन बन जाता था। उसके इक्वेशंस फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग वेरिएशंस रखोगे तो अलग अलग इक्वेशंस। इसके अलावा और भी डिस्टेंस फॉर्मूला था जो हमें जानने की जरूरत नहीं, बट क्या है कि आप यहाँ तक देख रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास क्या था कि इसके बेस पे ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा था। उसको हम रिजॉल्व कैसे कर रहे थे, तो हम लोग एक देख रहे थे, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। बायस किसको बोल रहे थे, याद है? और होता है मतलब आपका क्या होगा, मॉडल ओवरफिट होगा, मतलब ट्रेनिंग के टाइम में एक्यूरेसी ज्यादा देगा, मतलब ट्रेनिंग का जो एरर होगा वो कम होगा, है ना? तो अगर आप देखोगे ये बायस धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब इसका मीनिंग क्या रहा कि ये हमारा एरर है और ये मेरा क्या नंबर ऑफ फीचर्स है। तो जैसे जैसे फीचर्स बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, डेटा के अकॉर्डिंग वो बिहेव करने लगेगा, मतलब उसके नेचर में बन जाएगा, है ना? लेकिन एरर तो रिड्यूस होगा, बट क्या होगा, उसके साथ बायसनेस भी बढ़ेगी। बायसनेस मतलब सिर्फ वो आपके डेटा के बेस पे ही ज्यादातर बिहेव करेगा। मतलब आप क्या कर सकते हो कि किसी कॉलम के बेस पे ये पर्टिकुलरली आपका ओवरफिट हो सकता है ना? तो इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ओवरफिट को? तो इसके एरर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, सॉरी इसके एरर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मान लो यहाँ पे एरर कम है तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ले लेंगे या तो ये पॉइंट ले लेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, इससे पहले वाले कौन से पॉइंट ले सकते हैं? ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग वाले में भी एरर देखते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग वाले एरर को क्या बोलते हैं, तो वेरिएंस बोलते थे। ठीक है ना? तो अगर हमारे पास क्या स्टार्टिंग में एरर कम है, जैसे जैसे आपका क्या होगा, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कॉलम्स, कि अगर पहले 5 कॉलम यूज कर रहे थे अभी 10 कर रहे हैं, तो 10 कॉलम यूज करेगा तो क्या होगा, आपका ट्रेनिंग में एरर तो ठीक होगा, बट क्या होगा, धीरे धीरे टेस्टिंग नए डेटा पे क्या होगा, एरर ज्यादा आने लगेगा। तो नए डेटा पे क्या होगा, जैसे जैसे आप क्या करते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाते जाते हो, तो नए डेटा में क्या होगा, आपका एरर भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो एक क्या होता है, बढ़ता है, और दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो दोनों को जहाँ पे कट करते हैं वही हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल क्या होगा, मॉडल का एक्यूरेसी होगा। ठीक है, तो यही चीज हमारा कहता है बेस्ट पॉइंट होता है ना? इसी को बोलते हैं जनरलाइज मॉडल। तो ये
अभी तो बताया ये हमारा ट्रेनिंग के टाइम में रहेगा, ये ट्रेनिंग का एरर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, टेस्टिंग का। मतलब नए डेटा में जब हम पास करेंगे तो उस समय क्या एरर दे रहा है, और जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे उस समय क्या एरर है। ठीक है, तो नए डेटा पे जब हम पास कर रहे थे तो उसमें क्या था कि ट्रेनिंग में अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन क्या था, कॉम्प्लेक्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज्यादा थे, तो वो क्या करेगा, टेस्टिंग वाले डेटा में आपको थोड़ा सा वेरी कर सकता है, मतलब ज्यादा आपको एरर दे सकता है। इसमें लो वेरिएंस लो बायस का कॉन्सेप्ट आता था, हाई वेरिएंस हाई बायस का कॉन्सेप्ट आता था, याद है। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा था। इसमें से हमारा बेस्ट केस कौन सा था? याद है, लो वेरिएंस लो बायस, मतलब लो बायस का मतलब क्या हो गया, कि जो बायस का मतलब जो वही बता डेटा रहा नहीं है वो ज्यादा वैल्यू नहीं है। कि जो हमने डेटा ट्रेनिंग के लिए लिया था बायस, उसमें जो क्या एरर है वो कम है, प्लस लो वेरिएंस का मतलब होता है कि जो एरर क्या है, वेरिएंस का मतलब जो एरर था इसमें टेस्टिंग वाले डेटा में वो क्या है, कम है। ठीक है, तो दोनों में अगर कम है तो ये हमारा क्या होगा, बेस्ट केस होगा। अगर मान लो ट्रेनिंग में क्या है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी मिल रही है लेकिन टेस्टिंग में नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, आप वो डेटा या वो मॉडल यूज नहीं करते, है ना। क्योंकि मान लो आपने क्या किया, ट्रेनिंग में अच्छा खासा आंसर कर लिया, लेकिन जब आपका मॉक लिया या फिर टेस्ट हुआ तो क्या हुआ, आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ऐसा टेस्टिंग का या फिर ऐसा परफॉर्मेंस का कुछ फायदा होगा। तो इसीलिए क्या आता है, ये हाई वेरिएंस के बेस पे और लो बायस पे ये बनता है, इसको बोलते हैं ओवर फिटिंग। ठीक है, एंड देन एक ये कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, अंडर फिटिंग, कि ना ही ट्रेनिंग में अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो ना ही टेस्टिंग में। उसके लिए क्या आता है, हाई वेरिएंस और हाई बायस, मतलब ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा एरर है और टेस्टिंग में भी बहुत ज्यादा एरर है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग ने देखा था। देन इन चीजों को इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे थे, अलग अलग हाइपर पैरामीटर कर रहे थे, याद है। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, के की वैल्यू अलग अलग डिफाइन कर रहे थे, है ना। एंड देन इसके बिहाइंड द सीन्स जो कैलकुलेशंस करता था उसके लिए क्या आता था, दो अलग एल्गोरिदम होते थे सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए। तो एक होता था बॉल ट्री, एक होता था केडी ट्री। ठीक है, बॉल ट्री क्या करता था कि जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स लोगे उसके बेस पे एक रेडियस बनाएगा और उसमें देखेगा कि उतने डेटा पॉइंट्स कवर हो रहे हैं नहीं। अगर हो गया तो कैलकुलेशन स्टार्ट कर देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, थोड़ा सा रेडियस बढ़ा देगा। तो उससे क्या होगा कि एक ही बार वो कैप्चर करने के बाद कैलकुलेट करता है, उसमें टाइम कम लगता है। इसी तरीके से दूसरा हायरार्की के बेस पे रहता था, जिसको क्या बोलते थे, केडी ट्री बोलते। ये क्या करता था, जो भी आपके पास डेटा लोगे कि मान लो मेरा क्या ये प्रेडिक्ट करना है कि ये क्लास ए या बी है, तो ये क्या करेगा, सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट देखेगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे नियरेस्ट है तो उसका डिस्टेंस लेगा। फिर अगेन इससे नियरेस्ट कौन है और दोबारा इससे नियरेस्ट कौन सा है वो देखेगा। कब तक देखेगा, तो जब तक आपका के की वैल्यू फुलफिल ना हो जाए। अगर 5 रखा तो 5 डेटा पॉइंट देखने के बाद वो स्लो कर। ठीक है, तो ये चीज क्या रहता है, कैलकुलेशन करने का टेक्निक होता है बस। ठीक है? अब इन चीजों को हमने अप्लाई कैसे किया था, याद है, ये आयरिस वाले डेटा सेट में किया था, और सिंपली अप्लाई करने का कोड इधर क्या, ये इतना था। अभी तो आयरिस एक फ्लावर है, अब उसमें से क्या करना है कि आपको प्रेडिक्ट करना है किसको, तो आपके पास 4 डेटा होगा। पहला उसका पीटल का लेंथ होगा। पीटल मतलब क्या होता है, हमें दिखाई है। इमेज कहाँ था, ऊपर में था ना, ये दिख रहा है। ये देखोगे अलग अलग वर्जन क्या है, स्पीसीज है, तो सेम क्या है, तीनों आयरिस फ्लावर है। तो कैसे बताओ कि ये तीनों फ्लावर अलग अलग है, आयरिस का ही अलग अलग स्पीसीज का है। तो देखोगे इसका लेंथ का और इसके इस पिटल का लेंथ का और इसके हाइट का, विड्थ का। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, इसका ज्यादा है, वाइड है, तो ये क्या होगा कि हमेशा वर्सिकुलर होगा। वर्सिकुलर का जो होता है वो वाइड होता है। सेंटोसा का क्या होता है, इसका लॉन्ग होगा और जो वाइडनेस होगा वो कम होगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, वर्जिनिका है। इसमें क्या है, इसका जो ये लीव का क्या है, विड्थ है, वो सिर्फ ज्यादा है शुरू से लेकर लास्ट तक का। ठीक है, तो तीनों में क्या है, इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो। तो यही चीज हम मशीन में क्या करेंगे, डालेंगे तीनों चारों का लेंथ। ठीक है, ये 4 लेंथ होंगे, जैसे आप पुट करोगे वो बता देगा कि कौन सा फ्लावर होगा, ये सेंटोसा है, वर्सिकुलर है या फिर वर्जिनिका है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे मशीन लर्निंग में काम क्या आता है, या तो रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके लेंथ और हाइट वेथ के बीच में क्या करेंगे, डेटा डालेंगे, ये बता देगा ये कौन सा फ्लावर है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारे लिए इजी हो जाता है, मतलब एक बेसिक समझने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमने क्या किया था, आयरिस डेटा सेट लोड किया था। प्री डिफाइन हमारे पास होता है इसके अंदर, तो साइकिट के डेटा सेट के अंदर। ठीक है, उसको मैंने लोड किया था और उसको क्या कहते हैं, स्प्लिट किया था ट्रेन टेस्ट में, याद है। ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट करते थे। स्प्लिट करने के बाद क्या करते हो आप, मॉडल लोड करते हो। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे मॉडल लोड किया है। कौन सा, तो नाइबर में से के नियरेस्ट नाइबर क्लासिफायर। ठीक है, इसको लोड करने के बाद आप इसके पैरामीटर देखोगे तो हमारे पास कहते हैं एन का एल्गोरिदम था, लीफ साइज था, पी की वैल्यू थी,
और मैट्रिक्स था, ठीक है। देन ये सिर्फ क्या था हमारे पास, मॉडल ट्रेनिंग था। मॉडल ट्रेनिंग करने के लिए बस यही एक लाइन लिखते हो, मॉडल डॉट फिट, और ये आपका क्या होता है, मॉडल ट्रेन हो जाता है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये क्या का मॉडल ट्रेन हो गया, उसके बेस पे एक्यूरेसी देख लिया, एक्यूरेसी अच्छी है, फिर क्या करते हैं, इसको सेव करके अपना एक इंटरफेस देके क्या करते हैं, यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल था। अब इसमें ताकि के की वैल्यू क्या है, कौन सा बेस्ट होगा ताकि एक्यूरेसी अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, के की वैल्यू बार बार चेंज करके देख रहे थे, याद है कि एक बार मैंने के की वैल्यू 2 रख लिया, एक बार 3 रख लिया, 4 रख लिया, तो इस चीज को हमने क्या किया, लूप के बेस पे भी कर लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते थे, याद है, अगर लूप के बेस पे करते थे तो क्या बोलते थे उसको, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, याद है। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में क्या करते थे, एक ही बार में पूरा रेंज डिफाइन कर देते थे। एक एन की वैल्यू क्या हो सकता है, 1 से 15 के बीच में हम कोई भी ले रहे हैं, एल्गोरिदम अलग अलग कॉम्बिनेशन और लीफ साइज अलग। अब इसमें से जो कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा एक्यूरेसी इंप्रूव करने वाला, उसको क्या करेंगे हम लोग, यूज कर लेंगे। उसके लिए हम कौन सा यूज कर रहे थे, दो थे, ग्रिड सर्च सीवी था और एक रैंडम सर्च था। तो हम लोग यहाँ पे ग्रिड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यूज करोगे तो इसमें पहला होता है एस्टिमेटर। एस्टिमेटर क्या होता है बता सकते हो, क्या होता है एस्टिमेटर? तो उसके नियरेस्ट वैल्यू नहीं, एस्टिमेटर जो हमारा मॉडल का नाम था, कि हम एस्टिमेटर मतलब कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, मतलब कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। तो मैंने बोला क्लासिफिकेशंस यूज कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशंस में क्या था, याद है, सीएलएफ में क्या था, तो आपके पास सीएलएफ में के नियरेस्ट नेबर वाला था, याद होगा तो, ऊपर में देखोगे ना तो डिफाइन किया था ना, रन नहीं किया सारा, ये दिख रहा है सीएलएफ में क्या डिफाइन किया है, के नियरेस्ट क्लासिफायर। तो ये क्या था, ये मॉडल हम यूज कर रहे हैं। देन हमने बताया कि ये मॉडल आपको यूज करना है किधर गया, मॉडल में केएनएन होगा, पैरामीटर में जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये कॉम्बिनेशन आपको चेक करने हैं, और हर एक कॉम्बिनेशन को 2 बार चेक करने हैं, डेटा को 2 बार सफल करके अंदर मुझे एक्यूरेसी शो करवाना है, और ये पूरे डिटेल में देखना है जब ट्रेनिंग हो रही हो, तो उसके लिए वर्बोस शो करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, वो शो हो जाए। फिर मॉडल डॉट फिट करते हो तो सारा चीज फिट हो जाता है, और उसमें से जो बेस्ट पैरामीटर होगा वो ला के दे देगा। बेस्ट स्कोर चाहिए तो बेस्ट स्कोर, और बेस्ट मॉडल चाहिए तो बेस्ट एस्टिमेटर, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हो और उसका कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, यहाँ तक वैल्यूज थे। मान लो यहाँ पे भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं होता, तो फिर हम क्या कर रहे थे, कि मान लो मैंने क्या किया, नॉर्मली यूज करके देखा, फाइन ट्यूनिंग करके भी देखा, तो मॉडल इंप्रूव नहीं होगा, तो क्या करोगे, तो फिर हम लोग दूसरा मॉडल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो आज हम लोग देखने वाले थे, वो दूसरा मॉडल हमारे पास Steam था, ठीक है? हाँ, ये ये तो रिकैप करवा रहे थे, कैनन वाला। हम्म, कैनन से पहले लॉजिस्टिक करवाया था। तो लॉजिस्टिक में क्या था, सिंपल, हाँ, ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर में आपको याद होगा, लीनियर और नॉन लीनियर दो तरीके से हम लोगों ने लिखवाया था, याद है। इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। हाँ, दोनों तो मॉडल अलग होंगे ना, अगर सेम रहता तो फिर अलग अलग क्यों पढ़ते। ये हमारे पास एस बी, ठीक है, क्या कर सकते हैं, हाँ होगा, सबका इसी तरीके से अलग अलग रहेगा, ठीक है। डिटेलिंग भी साथ ही साथ ऐड है, अगर देखोगे तो हर एक पॉइंट पे देखोगे तो इसमें स्क्रीनशॉट भी धीरे धीरे लगा के दे रहे हैं आपको, और सारी चीजों का डिटेल भी आप देखोगे तो लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है। हाँ ये है। तो इसी तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे सारी चीजें ऐड होंगी, ठीक है। हाँ अभी स्टार्ट होगा, ये क्यों नहीं होता। हाँ, तो लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस पता है ना, बताओ, लीनियर, नॉन लीनियर, साथ ही साथ में इमेज रख देता हूँ। तो हमारे पास
कितने टाइप्स के होते थे? दो टाइप्स से देखते थे, टाइप्स टू थे, टू, ये चीज मैंने पहले भी, टू टाइप्स बेस्ड ऑन डेटा नेचर, टू टाइप्स ऑफ एमएल मॉडल बेस्ड ऑन द डेटा नेचर। कौन कौन सा? पहला लीनियर मॉडल और दूसरा नॉन लीनियर मॉडल। ठीक है, ये नॉन लीनियर मॉडल, और इसके बेस पे इमेज में यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, कि हमने टाइप्स ऑफ मॉडल देखा था डेटा के नेचर के हिसाब से। तो जब भी आपके पास क्या होगा, डेटा होगा, तो इसमें लीनियर और नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट होगा। लीनियर का मतलब क्या था कि जो भी आपके पास डेटा रहेगा वाई का लेबल, वो इजिली सेपरेट हो जाएगा एक लाइन के बेस में। ठीक है, नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास डेटा आएगा वाई लेवल, तो क्या होगा, एक लाइन के बेस पे सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्व लाइन करते हैं। तो कर्व लाइन करोगे तो क्या होगा कि आपको ये लाइन इक्वेशन से कभी भी सॉल्व नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कर्व इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग अलग पॉलिनोमियल यूज कर रहे थे ताकि क्या हो, थोड़ा सा कर्व हो जाए। दूसरा कैनन यूज किया था। ठीक है, देन चौथा हमारे पास जो होता है एसवीएम होता है। एसवीएम क्या होता है, चार अलग अलग फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों नेचर यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सेकंड मॉडल था वो था एसवीएम का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिंपल डेटा देखोगे, यहाँ पे कुछ डेटा है, अलग अलग मॉडल के बेस पे बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे हमारे पास क्या है, कुछ डेटा है वाई के लेवल के बेस पे, और इसको अगर डेटा को सेपरेट करना है, आप देखोगे कुछ इस तरीके से मुझे लाइन बनाना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल लाइन से नहीं होगा। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, लीनियर यूज करते हो, दिख रहा है लीनियर का, तो लीनियर में ये क्या करेगा, सेपरेट करने के लिए लाइन ड्रॉ करेगा। लेकिन ये लाइन के बेस पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो कोई भी चीज क्या होगा, सेग्रीगेट नहीं हो पाएगा। मतलब ये लीनियर में अच्छे से काम नहीं करेगा सेग्रीगेट करने वाला। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, एसबीएम में आरबीएफ अलग से यूज किया। आरबीएफ क्या करता है, तो ये क्या करता है, सर्कल के बेस पे काम करता है। तो थोड़ा सा ये क्या कर रहा है, डेटा का जो नेचर होता है उसके हिसाब से सर्कल सर्कल बनाते जाता है। ठीक है, तो ये इसका अपना अलग सर्कल बन जाएगा, इसका अलग सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा सेपरेट कर पा रहा है। गॉसियन भी क्या करता है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के बेस पे दिखाता है कि जो भी हमारा डेटा होगा, कौन सा डेटा किसके पास हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी के बेस पे यहाँ पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, कुछ इसी तरीके से नेचर दिखेगा। एक होता है डिसीजन ट्री, जो आगे जाके देखेंगे। डिसीजन ट्री क्या करता है कि वैल्यू लेता है और वैल्यू के बेस पे डिसीजन करता है कि ये वैल्यू हो सकता है, ये वैल्यू, मतलब सिंपली डिसीजन। जैसे मान लो कि आप क्लास आओगे या नहीं आओगे, या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। अगर हाँ बोलोगे तो ये क्या होगा, इस पार्ट में चला जाएगा, अगर ना बोलेंगे तो इस पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका क्या था, हमेशा साथ में दिखता है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, बेस्ड ऑन द डेटा का नेचर। ठीक है, देन इसी तरीके से रैंडम फॉरेस्ट होता है। रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है, तो डिसीजन ट्री का ही थोड़ा सा एडवांस होता है। इसमें एक डिसीजन ट्री होता है, वन डिसीजन ट्री। इसमें क्या कर सकते हो, रैंडम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ट्रीज होंगे। इसमें क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीज रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्री यूज करते हो। ठीक है, इसी में फिर क्या करते हैं, एडा बूस्ट रहता है, ये भी क्या रहता है, डिसीजन ऑफ ट्रीज का ही रहता है। लेकिन इसको क्या करते हैं, पैरेलल यूज करते हैं, एक सीक्वेंस में होता है, एक पैरेलल होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या आता है, नई नई बायस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है। ठीक है, कि अगर वैल्यू इससे इसके बीच में है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इधर की होगी। अगर ये वैल्यू इतना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी, ये वैल्यू यहाँ पे है तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क होता है। न्यूरल नेटवर्क हमारे पास क्या होगा कि जो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन जो बनाते हैं उसको तोड़ तोड़ के लिखते हैं। ठीक है, तोड़ तोड़ के मतलब क्या होगा कि मान लो आप एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, तो इस स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि पहला यहाँ से यहाँ तक बनाया, फिर यहाँ से यहाँ तक बनाया, यहाँ तक यहाँ तक बनाया, ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरा आपको एक क्या बनाना है, कर्व लाइन बनाना है इस तरीके से। तो कर्व लाइन जब हम बनाते हैं तो सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको भी अगर तोड़ तोड़ के बनाएंगे, देखोगे हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो जहां पे भी हर एक ब्रेक पॉइंट दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच में क्या दिख रहा है,
एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। मतलब स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइन को क्या करते हो, आपस में कंबाइन करके बनाते हो क्या, एक नॉन लीनियर। तो जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जो आगे जाके पढ़ेंगे डीप लर्निंग में। ये हमारा क्या रहता है कि सिंपली ये लाइन इक्वेशन यूज करता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या बेनिफिट मिल जाता है कि अगर मान लो कि जितना हम लाइन को क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, जितना छोटा करेंगे वो क्या होगा, हर एक पैटर्न के बेस पे बन सकता है। इसमें क्या किया हमने, सिर्फ लाइन को ब्रेक किया और उसको क्या किया, एक लाइन इक्वेशन में बनाने का ट्राई किया है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, किसी भी टाइप का कर्व होगा, आप क्या कर सकते हो, सिंपली लाइन इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, है ना, स्मॉल लाइन में ब्रेक करके। तो इसीलिए कहा था कि जितने भी मशीन लर्निंग के मॉडल होते हैं, वो वहां से फिर आगे हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल को छोड़ के फिर एनएन पे ही सिर्फ काम करते हैं। अभी जितने भी लेटेस्ट में आपको मॉडल मिलते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, वो किसी भी मशीन लर्निंग बेसिक्स एल्गोरिदम में नहीं है, वो सिर्फ डीप लर्निंग पे है। ठीक है, बट हम लोग स्क्रैच से सारी चीजें सीख रहे हैं, तो हमें एक एक करके पता होना चाहिए कौन सी चीजें क्या होती हैं। क्यों, क्योंकि इंटरव्यू में जब जाओगे तो एटलीस्ट कोर के कौन कौन से एल्गोरिदम है जो स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, सिर्फ एक लीनियर रिग्रेशन देखा है, फिर लॉजिस्टिक देखा है और केएनएन देखा है। ठीक है, तीन देखे हैं, और पाँच छह या सात होंगे और। ठीक है, इसमें से अगर आप देखोगे तो एक एसबीएम देखोगे, ठीक है, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, असेंबल टेक्निक, एडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, देन नई बायस और न्यूरल नेटवर्क लास्ट का। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग में देखो, मशीन लर्निंग जब खत्म होगा ना उसके बाद न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि न्यूरल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, इसमें ही आप अलग अलग कॉम्बिनेशन से सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो अलग अलग एल्गोरिदम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज करेंगे। ठीक है, हाँ, एसवीएम में जब हम यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से आप डेटा सेपरेट करते हैं। सिंपल क्या होता है, आप यहाँ पे डेटा सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशंस भी यही करता था, याद होगा तो, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे मैं इस लाइन को भी ड्रॉ करूंगा, ये लाइन वन हो गया, ये लाइन टू हो गया, और एक यहाँ पे भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन थ्री हो गया, और मान लो इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे भी, ये एक लाइन फोर है। अब बता सकते हो कौन सा बेस्ट लाइन होगा जो सेपरेट कर रहा होगा, बता सकते हो कौन सा, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर, देख के बताओ। तो उसमें से बेस्ट सेपरेट कौन कर रहा है, कौन सा देखो? सबसे बेस्ट कौन सा होगा ये बताना है आपको। लाइन वन क्यों है, कि दोनों को वो इक्वल क्या कर रहा है, डिस्टेंस में रख रहा है ना। लेकिन जब हम क्या कर रहे थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस यूज कर रहे थे, तो उसका सिर्फ काम होता था किसी तरीके से उसको सेपरेट करना। तो ये वो ये लाइन भी दे सकता था, ये भी लाइन दे सकता था, लाइन फोर भी और लाइन टू भी दे सकता था। अब उसमें से बेस्ट लाइन अगर चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं एसबीएम का। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा रहेगा। तो ये क्या करेगा कि जो भी एक लाइन ड्रॉ करेगा, वो क्या करेगा, दोनों क्लास के इक्वल डिस्टेंस पे रखेगा, ताकि क्या हो, जो सेपरेशन हो वो इक्वल कर। अगर मान लो इस तरीके से कर दिया, ठीक है, यहाँ पे पूरी लाइन बॉक्स आती है, मतलब ये एक नया पॉइंट यहाँ पे ला लेते हैं। मान लो मेरा एक नया डेटा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मैंने ब्लैक पॉइंट लिया, ये रेड क्लास का होगा या फिर ब्लू क्लास का होगा, बेस्ड ऑन लाइन थ्री। बताओ, लाइन थ्री के बेस पे ये ब्लू क्लास में जाएगा या रेड क्लास में जाएगा। सर जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया सेपरेट करने के लिए, लाइन थ्री, और मेरे पास एक डेटा पॉइंट आ गया, नया डेटा पॉइंट। अब आपको बताना है कि ये ब्लू वाले क्लास में जाएगा या फिर रेड वाले क्लास में। सर ये रेड वाले में जाएगा, लाइन ये बता रहे हैं ना एन थ्री, बट अगर आप देखोगे तो इसका नेचर रेड की तरफ ज्यादा है या फिर ब्लू की तरफ, रेड। इसका जो हमारे पास अगर नेचर देखोगे तो ये नेचर ब्लू की तरफ है, लेकिन जो हमने सेपरेट लाइन बनाया था L3, वो क्या कर रहा है, उसको रेड की तरफ फोर्स कर रहा है। मतलब ये लाइन क्या होना चाहिए, थोड़ा सा और इधर होना चाहिए, ताकि क्या हो, आपका और अच्छे तरीके से सेपरेट पॉइंट बने। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और नीचे किया और इधर से थोड़ा सा और, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे मिडिल लाइन पे आ जाएगा।
तो मिडिल लाइन कैसे डिसाइड हो रहा है बता सकते हो? थोड़ा सा सोच के बताओ कि अगर मैं यहाँ पे एक पेज का मिडिल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो किसको देख के ड्रॉ कर रहा दोनों की डिस्टेंस। हूँ? तो कौन सा? तो उसका जो लास्ट डेटा पॉइंट आता होगा, ठीक है, पहला इधर से रेड का देखते हैं, इधर से ब्लू का देखते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में जहाँ पे मिडिल का आएगा वही करेंगे ना। तो ये डेटा पॉइंट्स देखने के बाद भी हम क्या करते हैं, ये बीच का मिडिल है। तो ये जो डेटा लाइन हम देख रहे हैं ब्लू वाला, कि जो पहला फर्स्ट वाला आएगा उसी लाइन को या फिर उसी डेटा पॉइंट को बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर, ठीक है। तो जो हमारे क्या करेगा, डिसीजन बाउंड्री सेपरेट करने के लिए काम आएगा। तो जो डेटा पॉइंट्स नियरेस्ट का होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, सपोर्ट वेक्टर। मतलब ये सपोर्ट कर रहा है, इसको क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। अब सपोर्ट वेक्टर के क्या है, ये हमारा अलग से लाइन रहेगा, और इसके मिडिल पे जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसीजन बाउंड्री। सबका नाम है कि जो हमारा मिडिल लाइन होगा उसको बोलते हैं डिसीजन बाउंड्री। और ये जो सेपरेट वाला लाइन है, मतलब ये ब्लू वाला जो पहला कट कर रहा है उसका लाइन, और इसको बोलते हैं हाइपर प्लेन। तो ये अगर ये लाल वाले प्लेन क्या होता है, सेकंड वाले को कर रहा है तो फर्स्ट क्लास हो गया, और सेकंड वाले को कर रहा है तो सेकंड क्लास। तो इसको बोलते हैं हाइपर प्लेन, ठीक है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है टोटल, इसको क्या बोलेंगे, बोलते हैं गैप या फिर मार्जिन, ठीक है। तो ये क्या आएगा, मार्जिन रहेगा बिटवीन किसके किसके बीच में, तो बाउंड्री, डिसीजन बाउंड्री और हाइपर प्लेन्स के बीच में। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट वेक्टर्स। और चूंकि ये पूरा मैकेनिज्म की तरह वर्क करेगा इसीलिए क्या बोलते हैं इसको मशीन्स को, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैलकुलेट होगा, वो हम लोग देखेंगे। ये समझ में आया एक बेसिक कि सपोर्ट वेक्टर क्या करता होगा। तो जो हमारा प्रॉब्लम था किसमें, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस में, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस में क्या प्रॉब्लम था कि वो जो लाइन ड्रॉ करेगा सिर्फ उसका काम होता है सेपरेट करने का, वो किसी भी तरीके से सेपरेट करे आपका काम बन जाना है। लेकिन जो आप सेपरेट जो होगा वो एकदम एग्जैक्ट मिडिल पे होना चाहिए, ताकि क्या हो, जो हमारा एक्यूरेसी रहे वो मैच। तो ये भी अभी लिनियर पे ही देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, एसपीएम में लीनियर और नॉन लीनियर दोनों करते हैं। सपोर्ट वेक्टर, ये सपोर्ट वेक्टर का ही बता रहे हैं, लेकिन सपोर्ट वेक्टर आया क्यों था, तो जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा था ना, उसमें क्या था, वो लीनियरली सेपरेट तो कर रहा था, लेकिन क्या है कि कौन सा लाइन करेगा, L1 L2 L3। तो ये तीनों में से कोई भी लाइन दे देगा, ठीक है। अब तीनों में से दे देगा तो क्या होगा, L1 दे दिया तो करेक्टली क्लासिफाई कर पाएगा। अगर L2 दे दिया तो हो सकता है कि डेटा पॉइंट्स यहाँ पे ना वो उसको बताते हैं ब्लू पॉइंट, क्यों, क्योंकि वो क्या है, लाइन के इधर है ना। तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट इक्वल डिस्टेंस करो, ताकि क्या हो, अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट आए तो ऑटोमेटिकली वो क्या ब्लू होगा, अगर यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट आएगा ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, रेड होगा। तो ये चीज क्या होता है, हमें एक इक्वल जो मार्जिन ला के देते हैं वो हमें कौन ला के देगा, तो ये सपोर्ट वेक्टर्स देंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज। सिंपल इसका डिफिनेशन के फॉर्म में इतना ही रहेगा। अब इसमें क्या रहेंगे, किन को क्या बोलते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले सारा डेटा पॉइंट आता होगा, है ना। अब डेटा पॉइंट के बेस पे क्या देखता होगा वो, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करता है कुछ भी, वो एक लाइन ड्रॉ करेगा कहीं पे भी रैंडमली, ठीक है, रैंडमली ड्रॉ करता है। अब ये लाइन को क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर और नीचे शिफ्ट, ठीक है। अब ये धीरे धीरे नीचे शिफ्ट करेगा तो ये लाइन क्या होगा, पहले वाले रेड को क्रॉस करेगा। तो जैसे पहले वाले रेड पॉइंट के पास आता है तो क्या आता है, एक लाइन का इक्वेशन यहाँ पे स्टोर करके रखता है। फिर ये क्या करेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको पॉइंट मिल गया है। फिर ये ऊपर भी जाएगा, फिर ये क्या करेगा, दूसरे वाले डेटा पॉइंट के लिए हाइपरप्लेन दूसरा बनाएगा। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इक्वल कहाँ पे होगा, तो उसके बीच में एक मिडिल लाइन पे। अब यही प्रोसेस करने में इसमें जितना टाइम लगे वो उतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके बेस पे क्या आता है कि हमें बेस्ट फिट लाइन मिल जाता है। बेस्ट फिट क्यों बोलते हैं, दोनों के प्रॉपर के बीच में मिल जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। पहले भी हमें लाइन मिल रहा था सेपरेट करने के लिए, लेकिन वो बेस्ट फिट होगा या नहीं होगा वो नहीं पता चला। हमने क्या किया, यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन निकाली। तो यही हमारा क्या रहता है, काम रहता है। अब इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो पहला सपोर्ट वेक्टर, आप कितने ये वैल्यूज लेना चाहते हैं, कितने पॉइंट्स लेना चाहते हो, 1 2 4 5, तो इसमें भी क्या होगा, पॉइंट्स के बेस पे होगा। नहीं, इसमें अगर एक पॉइंट के बेस पे पहले क्या हो गया, क्रॉस आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वहीं पे लाइन ड्रॉ कर। इसमें अगर 3 4 भी रहता है तो नहीं जाता, वहीं पर ड्रॉ, ठीक है। तो ये रहता है सिंपल इक्वल डिस्टेंस कहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे रहेगा कि एक उसको क्या करना है, पहला पॉइंट जहाँ पे टच करेगा, चाहे वहाँ पे 1 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो या 30 पॉइंट है,
वो पहला पॉइंट उसी को मान के चलो, ठीक है, पहले क्लास का। यहाँ पे भी क्या होगा, सिंपली एक क्लास रहता है या फिर एक डेटा पॉइंट रहता है या फिर 10 रहता तो भी क्या करता है, वो यहीं पे लाइन ड्रॉ करता है। क्यों? क्योंकि पहला जो लाइन है, जो पहला पॉइंट जो टच करना वो इसी का है, ठीक है। इसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करेंगे। हाँ, अब मान लो जो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो कौन सा करना है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पॉइंट के बेस पे कर रहे हैं, ये जो पूरा लाइन बन रहा है पॉइंट के ऊपर, उससे कर रहे हैं। अब इस लाइन में एक पॉइंट आया, ये 10 पॉइंट, ठीक है। मान लो इसमें एक पॉइंट आया, इसके बेस पे क्या होगा कि यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस हर जगह पे इसका बीच का ये है पॉइंट, चाहे इस लाइन में आप एक पॉइंट आए चाहे 10, जो पहला पॉइंट मिलेगा एक क्लास का तो उसी क्या बनेगा, हाइपर प्लेन बन जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। इसमें जो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। और जो मिडिल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। तो डिसीजन बाउंड्री आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से भी हम लोग देख, मान लो हमारे पास डेटा है, यहाँ पे एक लाइन पे सेपरेट नहीं हो पा रहा है, इसी चीज को अगर आप 3D में देखोगे तो एक प्लेन के बेस पे क्या होगा, सेपरेट। प्लेन और लाइन में डिफरेंस बता सकते हो? यहाँ पे हमने लाइन के बेस पे दिखाया है और यहाँ पे एक प्लेन के बेस पे दिखाया है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो उसमें क्या ऐड होता है, तो एक नया कॉलम ऐड होता होगा, इसमें दो ही कॉलम रहते होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3D में क्या होता है, जेड एक्सिस के बेस पे होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, जो 2D में हम लोग देख रहे हैं वो कर्व लाइन के बेस पे सेपरेट हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, एक नया डायमेंशन ऐड करके उसको क्या करेंगे, हायर डायमेंशन में ट्राई करेंगे चेक करने का, ठीक है। तो यही काम हमारा एसवीएम करता है, ठीक है। एसवीएम का सिंपल काम होता है कि आप लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में कन्वर्ट करोगे, ताकि क्या हो, एक लाइन और एक प्लेन के बेस पे सेपरेट कर सके। प्लेन का लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का सिंपल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, हम्म, ये हमारा क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये हमारा लाइन है, अब इसी लाइन को अगर प्लेन की तरह ट्रीट करवाएं तो कितने लाइंस लगेंगे, बता सकते हो? जैसे मान लो आपने क्या किया, इसको लाइन के बेस पे सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3D में इस क्लास को ही ले लेते हैं, ठीक है। इस क्लास को क्या करना है, मिडिल से आपको डिवाइड करना है, तो क्या करोगे, एक लाइन बनेगा या फिर एक ही लाइन को मल्टीपल लाइंस के ऊपर रखते जाएंगे। मान लो आपने एक डेटा पॉइंट लिया, मान लो क्या करना है, ये हमारा एक क्लासरूम है, ठीक है। इसको 20 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे एक दीवार खड़ी करोगे, वॉल। तो वॉल में क्या होता है, मल्टीपल वॉल्स आप करते हो, ब्रिक्स जो रखते हो, तो पहला एक लाइन बनाते हो, फिर उसके ऊपर दूसरा लाइन, फिर तीसरा चौथा पांचवा, तब क्या होता है, पूरी तरीके से सेपरेट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, एक के ऊपर एक रखता जा रहे हो जब तक क्या है, उसका हाइट पूरा कंप्लीट ना हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मल्टीपल लाइंस के इक्वेशंस को यूज करते हैं, ठीक है। जब मल्टीपल लाइन के इक्वेशंस को यूज करेंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे ये मल्टीपल लाइंस यूज होंगे, अगर ये प्लेन बन गया तो वही हमारा क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन का इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 2D से 3D में चेंज कर रहा है। 3D में क्या था, कोई भी चीज प्लेन के बेस पे सेपरेट होता है, मैं यहाँ पे एक लाइन के बेस पे सेपरेट कर रहा था, अब क्या है, मल्टीपल लाइंस बन के इसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक लाइन का इक्वेशन जो होता है, इसमें क्या मल्टीपल लाइन है तो उसी का समीशन करते हैं। एक लाइन को लिख रहे थे, तो अगर मल्टीपल लाइन हमारे पास है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, इसको कैसे सॉल्व करते थे, कैसे लिखते थे, एरे के फॉर्मेट में लिखते थे कि हमारा x1 का डेटा होगा, x2 का होगा, x3 का होगा, x4 का होगा, इस तरीके से क्या होगा, एरे के फॉर्मेट में डेटा होगा, इसको मल्टीप्लाई करते थे किसके, तो उसके m से। तो जितना हमारे पास m की वैल्यू होगी उतना क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, एंड देन आपको रिजल्ट मिलेगा, यही होता था। सिंगल इक्वेशंस आप एक लाइन के बेस पे लिखते थे, अगर मल्टीपल इक्वेशन है तो एरे के फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है। तो जब हम एरे के फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसका इक्वेशंस क्या बनेगा, y इक्वल टू mx प्लस सी का, mx प्लस सी का इक्वेशन क्या बनेगा, कि m जो हमारे पास रहेगा, या फिर m ट्रांसपोज x प्लस सी। ट्रांसपोज क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाते थे, डॉट प्रोडक्ट आप डायरेक्टली लगाओगे
तो क्या करते हो, डॉट लिखते हो। अगर आपको यहाँ पे शो करवाना है तो ट्रांसपोज करके शो करवा सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसपोज में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या होता है, वो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है? तो इसका इक्वेशंस लाइन इक्वेशंस के इक्वल होगा, अगर आप देखोगे ना। अगर कहीं पे मैं लाइन इक्वेशंस या फिर इसका इक्वेशन दिखा दूँ, बाकी ये लाइन इक्वेशन के बेस पे सेपरेट करता है। अब ये क्या करता है, प्लेन के बेस पे सेपरेट करता है। इसका इक्वेशंस कहीं पे होगा, इसके इक्वेशंस यहाँ पे नहीं है ना। तो मैं एक बार इसका इक्वेशंस दिखा देता हूँ, ठीक है। एस वी एम इक्वेशन, ठीक है। हम्म। हाँ, उसी में करते हैं। एक मिनट, अच्छा इसका इक्वेशन एक बार निकालने दो मुझे, फिर मैं बताता हूँ, ताकि आपको समझाना इजी हो जाए। टैब ये आ रहा है, ठीक है। और इसमें अगर इक्वेशन देखोगे तो क्या दिख रहा है, हमें पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था। यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं डब्ल्यू टी लिख रहे हैं, जो हमारा m है वो डब्ल्यू टी के फॉर्म में है, प्लस जो x है वो x के फॉर्म में है, प्लस जो c है यहाँ पे b के फॉर्म में है, ठीक है। अब यही चीज क्या है हमारे पास इक्वेशंस के फॉर्म में, +1, 0 और -1। ये सिंपली क्या है, क्लास सेपरेट करने के लिए। अगर हमारा मिडिल लाइन होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है। अगर वो क्या है, पहले क्लास वाले के पास जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी। अगर दूसरे वाले क्लास के पास जा रहा है तो वो 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसी का इक्वेशन हमने बनाया है। अब ये इक्वेशन क्या है, लाइन इक्वेशन है। और चूंकि हमारे पास क्या है, मल्टीपल लाइन्स बनेंगे, मल्टीपल मतलब हर एक डेटा पॉइंट के बेस पे एक लाइन इक्वेशन बनेगा। उसके बेस पे क्या होगा, ये आप इस तरीके से फॉर्मेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये फॉर्मेशंस रहता है सिर्फ लिखने का, ट्रांसपोज करके, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे नेचुरली वो क्या है, लाइन इक्वेशंस की तरह ट्रीट करा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मल्टीपल लाइंस के बेस पे होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइन सॉरी प्लेन इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि एक प्लेन बनाने के क्या होता है, मल्टीपल लाइन यूज होता है, इसीलिए हमारा क्या बन गया, लाइन इक्वेशन ही प्लेन इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो आपके पास 9th या 10th में था, याद है, लाइन इक्वेशंस प्लेन इक्वेशन देखा था, नहीं देखा था, मैथ्स में था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेकिन यही चीज यूज होता है। तो सिंपली क्या रहेगा कि जो हमारा लाइन इक्वेशंस था, मल्टीपल लाइंस होते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एरे के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और चूंकि हमारा क्या होगा, मिडिल लाइन हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये क्या होगा, बेस्ट सेपरेट लाइन होना चाहिए। देन अगर कुछ भी वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव वाला में चला जाएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाले में आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज क्या रहता है, हमारे पास हाइपर प्लेन का इक्वेशन बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिसीजन बाउंड्री का इक्वेशन हो गया। ये हमारा किसका बन जाएगा, तो पॉजिटिव वाले का बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव वाले के लिए, अगर दो क्लास है तो, ठीक है। अगर दो से ज्यादा रहते तो हमारे पास इक्वेशंस बनते जाते हैं, ठीक है। ये इसके बेस पे था, इसको मैं यहाँ से कॉपी, ये 3 लाइन तो दिख रहे हैं। हम्म। हाँ, तो यही तो हुआ है ना मल्टीपल लाइंस, एक से ज्यादा लाइन है ना तुम्हारा। तो ये जो मल्टीपल लाइंस होते हैं इसीलिए तो बोल रहे हैं इसको प्लेन। कि आप क्या करते हैं, एक यहाँ पे रख दिया बाउंड्री, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये पूरी तरीके से अगर इसको कवर कर देंगे तो सेपरेट होगा। तो वही चीज ये करता है, ठीक है। पूरा क्या करता है, सेपरेट करता है। यहाँ पे आपके पास इसका लाइन इक्वेशंस भी दिख जाएगा डायरेक्टली। कहाँ पे रखते हैं, मार्क डाउन, यहाँ पे लाइन इक्वेशंस का ये रख दिया इमेज, ठीक है।
ये रहा क्या, अभी हमारा क्या था, लाइन इक्वेशंस के फॉर्म में था। और ये दिख रहा है। और ये जब इटरेशंस करता है तो इटरेशंस करने टाइम में क्या करता है वो, जो भी लाइन इक्वेशंस की वैल्यू होगी उनके बीच का वो डिस्टेंस मैक्सिमम रखने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस मैथमेटिकली इस तरीके से लिख लेते हैं। बाकी वैसा मैथमेटिकली जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे जो बिहाइंड द सीन्स कैलकुलेशंस होता है तो उससे क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। तो सबसे पहले एसवीएम का काम होता है एक फंक्शंस इंट्रोड्यूस करना। कि मान लो ये 2D है, इसको 3D में चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे दो कॉलम यूज किया था, कॉलम 1 x1 और कॉलम 2 जो हमारा x2 था। ठीक है, इसके बेस पे ये डेटा हमने क्या किया, यहाँ पे स्कैटर प्लॉट प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट बन गया। अब इसी चीज को क्या करना, 3D में दिखाना आपको। तो कैसे दिखाओगे, 3D में दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक नया कॉलम यूज करेंगे। अब वो नया कॉलम का वैल्यू कैसे लाओगे, या तो हमारे पास वो कॉलम की वैल्यू होगी, या तो इसी दो कॉलम को क्या करेंगे, किसी तरीके से कॉम्बिनेशन बना के एक नया कॉलम बनाएंगे। तो इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कि मान लो हम x3 बनाना चाहते हैं, हमारे पास यही दो कॉलम का यूज करके, तो कैसे बना सकते हो, तो क्या कर सकते हो, x1 प्लस x2 करके एक नया कॉलम बना सकते हो, या तो x3 इक्वल टू x1 इंटू x2 कर सकते हो, या तो अपने हिसाब से जो भी कॉम्बिनेशन यूज करना है, x3 इक्वल टू लॉग ऑफ x1 प्लस x2 कर सकते हैं। मतलब आपको जो कॉम्बिनेशन बेस्ट लगेगा आप कोई भी क्या कर सकते हैं, यूज करोगे तो एक नया कॉलम बन जाएगा। और उस कॉलम को क्या करेंगे, 3D में दिखा लेंगे। ठीक है, अब जैसे आप 3D में दिखाओगे तो इसमें इजीली पता चल जाएगा कि वो प्लेन के बेस पे सेपरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो हमारे पास में ये कॉलम बना रहे हैं x3, उसको बनाने के लिए इक्वेशन यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसको बनाने के लिए इसमें अलग अलग इक्वेशंस यूज कर सकते हो। तो इसमें बाय डिफॉल्ट 4 इक्वेशंस होते हैं जो यूज करता है इंटरनली। इसमें से 4 इक्वेशंस होते हैं, उसको बोलते क्या बोलते हैं, कर्नाल बोलेंगे। ठीक है, तो जो ये चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं कर्नाल। ठीक है, अगर आप देखोगे बीच में लिखा रहेगा कि आपका 2D है, इसको 3D में चला चेंज कर रहे हो, तो क्या करेगा, ये कर्नाल फंक्शंस यूज करेगा। कर्नाल फंक्शंस होते क्या है, तो सिंपली जो अभी हम लोग कर रहे हैं, अगर मैंने क्या किया, x1 इंटू x2 किया, तो जो x1 x2 कर रहे हैं यही हमारा क्या हो गया, एक कर्नाल फंक्शन हो गया। ठीक है, x3 बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला जो होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर कर्नाल इसमें 4 तरीके का होगा। एक लीनियर होगा, किधर गया, ये कर्नाल का हो गया, इसमें दिख रहा है। पहला लीनियर कर्नाल फंक्शंस, इसका जो फॉर्मूला होता है x1 इंटू x2 करते हो बस। जब दो वैल्यू को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करते हो, जो अभी हम लोग कर रहे थे वही हमारा लीनियर कर्नाल था। पॉलिनोमियल में क्या होगा, जो आप इसकी वैल्यू कर रहे थे, x1 का स्क्वायर कर दिया, x2 का स्क्वायर कर दिया, और उसको क्या कर रहे हो, आप ऐड ऑन कर रहे हो, या फिर स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, आप अपने हिसाब से पावर चेंज करते रहते हो, तो हमारा पॉलिनोमियल कर्नाल चला जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल बनाने से क्या बेनिफिट होता था, याद है, थोड़ा सा लाइन कर्व हो जाता था, है ना, तो मतलब वो नॉन लीनियर को सेपरेट कर पाता था। देन थर्ड हमारे पास होता है रेडियल बेसिस फंक्शंस, इसको बोलते हैं आरबीएफ। आरबीएफ में क्या होता है, तो सिंपली जहां पे भी डेटा पॉइंट होगा उसके बेस पे क्या करेगा वो, धीरे धीरे एक ऐसा इक्वेशन बनाएगा जो क्या होगा, हमेशा सर्कल के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, जैसा जैसा डेटा रहेगा उसके बेस पे क्या करेगा, मतलब कर्व बनाएगा अपने हिसाब से, डेटा के हिसाब से कुछ भी किसी भी तरीके का एक सर्कल कर्व बन सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके का एक सर्कल कर्व बनेगा जो क्या होगा, डेटा का नेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब ये हमेशा क्या होगा, रेडियल बेस होगा। रेडियल मतलब जो उसका सेंटर होगा उसी के पास इस तरीके से घूम जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास होता है सिग्मोइड। सिग्मोइड बताया नहीं था ना, सिग्मोइड होता है प्रोबेबिलिटी के बेस पे। ठीक है, सिग्मोइड जब आप क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी के बेस पे यूज करते हो। ठीक है, कि मान लो आपके पास जो भी डेटा आ रहा है, कि मान लो कैलकुलेशंस किया, कैलकुलेशंस करने के बाद एक नंबर आएगा, अब उस नंबर को आपको प्रोबेबिलिटी में चेंज करना है। तो कैसे कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है ना। और उसका जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 100 होगा। अगर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 70 है तो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 30। तो इसका जो सम होगा हमेशा क्या होगा, 100 होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक वैल्यू चेंज करते हैं फॉर्मूला के थ्रू। तो उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मोइड बोलते हैं। ठीक है, सिग्मोइड क्या करेगा, आप एक नंबर पास करोगे, उस नंबर का क्या करेगा वो 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर देगा, और उसका जो भी अलग अलग वैल्यू आएगा, मतलब अलग अलग इक्वेशंस का, उसको जब सम करोगे तो उसका जो सम आएगा हमेशा 1 आएगा।
तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी के बेस पे दिखा सकते हो। ठीक है, अब इसी के बेस पे क्या होता है, ये 4 फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर यूज होते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं रेडियल यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि जहां पे भी डेटा होगा उसके बेस पे थोड़ा सा अपने आप को इस तरीके से कर्व कर लेगा, है ना। और मुझे क्या करना था, नॉन लीनियर प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, तो ज्यादातर ये यूज करते हैं। लीनियर अगर सॉल्व करना रहता तो लॉजिस्टिक ही यूज कर लेते, एसवीएम क्यों यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको एसवीएम में वो भी सॉल्व करना रहेगा तो उसकी जगह पे सिर्फ लीनियर कर्नल लिख दोगे, और जैसे ही ये लिख दोगे तो एसवीएम ही क्या बन जाएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ कर्नल चेंज करने से क्या होगा, इसके मॉडल का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। तो 4 अलग अलग मॉडल है, तो अगर लीनियर रख रहे हो तो लॉजिस्टिक बन जाएगा, एसवीएम में पॉलिनोमियल रख रहे हो तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहा है कि अपने नेचर को चेंज कर सकता है अलग अलग कर्नल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे थी। अब ये कर्नल जब भी हम चेंज करते हैं तो कैसे कैसे दिखेगा, तो वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने लीनियर यूज किया है, कर्नल में अगर लीनियर यूज किया है, तो जो भी वो सेपरेट करेगा, यहाँ पे क्या है, 3 क्लासिफिकेशन के बेस पे क्या है, तो वो हमेशा जो क्लासीफाई करेगा वो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के बेस पे करेगा। दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, डेटा को सेग्रीगेट कर रहा है, व्हाइट को अलग, ब्लू को अलग, ग्रीन को अलग। और वो जो सेपरेट कर रहा है वो किसके बेस पे कर रहा है, तो लाइन के बेस पे। क्यों कर रहा है, तो उसका जो कर्नल फंक्शन हमने रखा है, क्या रखा है, लीनियर कर्नल रखा है। यही चीज अगर आप आरबीएफ के बेस पे रखोगे तो जहाँ पे उसका डेटा पॉइंट होगा उसका क्या होगा, थोड़ा सा कर्वेचर्स बनता जाएगा। तो जिस हिसाब से डेटा है उसके हिसाब से ये क्या करेगा, अपना कर्व बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ब्लू वाले ज्यादा है तो इस तरीके से क्या करेगा, ब्लू वाले के बेस पे कर्व बनाएगा। और ये क्या हमारे पास ग्रीन वाले है तो ग्रीन वाले के बेस पे पूरा कर्व बनाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। पॉलिनोमियल में क्या होगा कि जो स्ट्रेट लाइन था पहले, सिंपल क्या था, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन था, अब वो क्या होगा, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। जितना पावर बढ़ाओगे उतना क्या होगा, इस तरीके से कर्व होगा। तो ये सिर्फ कर्व अपने आप को कर पा रहा है। ठीक है, सिग्मोइड क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी के बेस पे बताएगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी इसका इसके ज्यादा तरफ है तो इसके दिखाएगा, इधर है तो इधर दिखाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी कम है तो इधर दिखाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि डेटा के नेचर के हिसाब से आपको कौन सा यूज करना है आप देख सकते हो। अच्छा, ये चीज कैसे देख सकते हैं कि हमारा कौन सा कर्नल यूज करना बेटर होगा, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, एक एक्स ले सकते हो, और जो मुझे प्रेडिक्ट करना है वो वैल्यू, और उसका स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। स्कैटर प्लॉट बनाएंगे तो इसी तरीके से दिखेगा। अब जैसे ही ये दिखेगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये लीनियर लाइन से सेपरेट हो सकता है या कर्व लाइन से, देख के बता सकते हो ना। तो यही चीज हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करके देखते हैं, एंड देन उसके बेस पे कौन सा बेस्ट होगा वो लगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि डायरेक्टली आप चारों एक एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस क्या है आपके पास अवेलेबल है। इजी कौन सा पड़ेगा, आरबीएफ तो वो डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे, लेकिन विजुअलाइज करने के बाद आप यूज करें तो क्या होता है, इजी होता है कि हमें बार बार कर्नल चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। वो क्या होता है कि हम डायरेक्टली विजुअलाइज, तो आप यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा है कौन सा किस तरीके से होगा। तो डायरेक्टली अपने डेटा पॉइंट को विजुअलाइज करते हो स्कैटर प्लॉट में, वो बता देता है कि किस तरीके का नेचर शो हो रहा है। अगर लीनियर नेचर शो हो रहा होगा तो आप क्या कर सकते हो, लीनियर कर्नल यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है सर्कुलर के बेस पे बनेगा तो ठीक है। ये सिंपल क्या हो गया, थ्योरेटिकल बेस हो गया। तो यहाँ पे देखोगे उसी चीज को जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, अगर ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का है तो क्या करेगा, सबसे पहले एक डेटा पॉइंट लेगा। तो ये क्या कर रहा है, येलो डेटा पॉइंट ले रहा है, और सबसे पहले उसका ये ब्लू वाले का, मेजेंटा का। ठीक है, अब इसमें अगर एक चीज देखोगे तो कुछ मिस क्लासीफाई हो रहा है, एक ब्लू वाला इधर आ रहा है ना। तो हो सकता है कुछ ऐसे नेचर होंगे जो क्या करेगा, आप मिस क्लासीफाई रखना चाहोगे। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, आउटलायर भी होते हैं, है ना। या तो उसको आप ट्रीट करते हो, या तो अगर वो डेटा रखना है इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट क्यों करते हैं कि हाँ कुछ एक दो पॉइंट ऐसे भी होंगे जो क्या होगा, आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लास चल रहा है, तो कुछ क्लास में क्या होते हैं, एक दो ऐसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जिसको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, वो सारा चीज खुद कर लेते हैं, है ना। जैसे होता है ना कि जो होते हैं टॉपर पे टॉपर, है ना, तो वो क्या होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। लेकिन जो मुझे क्लास में पढ़ाना होगा तो एक जनरलाइज वे पे चलना होगा, कि क्या करना है कि सबको एक साथ लेके चलना है। तो मैं टॉपर के हिसाब से नहीं चल सकता, तो मैं क्या करूंगा, उसको थोड़ी देर नेग्लेक्ट करूंगा। नेग्लेक्ट मतलब कि मैं एडवांस चीजें डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, मैं बेसिक बेसिक से स्टार्ट करूंगा, और जहां से उसको नहीं पता होगा फिर आगे वहां से वो पढ़ना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा था कि आप मिस क्लासीफाई कितने डेटा पॉइंट करना चाहते हो। ठीक है, कि आप इस मार्जिन के अंदर कितने डेटा पॉइंट्स को रखना चाहते हो। ठीक है, ताकि ये क्या ओवरफिट ना हो जाए। ओवरफिट का मतलब क्या हो गया कि मान लो एग्जैक्ट इसी तरीके से लाइन बना दोगे जैसे यहाँ पे बन रहा है, तो इसका क्या डिमेरिट होगा
कि मान लो एक यहाँ पे येलो पॉइंट आता, एक नया डेटा पॉइंट आता, तो ये येलो होता या ये मैजेंटा होता? तो ये क्या है, मैजेंटा ही है ना। मान तो ये बाय डिफॉल्ट मैजेंटा होता है, लेकिन एक्चुअली में नेचर पे देखोगे तो ज्यादातर नेचर क्या होना चाहिए था, येलो के बेस पे होना चाहिए था, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैजेंटा वाला है, हम इसको क्या करेंगे, एज ए मिस क्लासीफाई यूज कर सकते हैं। मतलब हमें 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, मुझे 99% चाहिए, ताकि क्या हो, एक डेटा पॉइंट मिस क्लासीफाई होगा तो चलेगा। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं मार्जिन, कि आप मार्जिन कैसा रखना चाहते हो, हार्ड मार्जिन रखना चाहते हो या सॉफ्ट मार्जिन। हार्ड मार्जिन का मतलब क्या हो गया, कि एक भी डेटा पॉइंट मिस क्लासिफाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होगा हमारे पास, ठीक है, कि मान लो आप डिसीजन बाउंड्री बना रहे हो, डिसीजन बाउंड्री जैसे हमने बनाया, तो पहला जो इसका क्या बना, मार्जिन लाइन बना, इसका जो मार्जिन लाइन बना, इसके बीच में क्या होगा, एक भी हेड नहीं है, तो ये हमारा क्या होता है, और ये क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेट है। ज्यादा एक्यूरेट का मतलब 100% एक्यूरेसी आता है, लेकिन इसके चांसेस पे क्या रहेंगे, ओवर फिटिंग के ज्यादा रहेंगे। क्यों? जो हो सकता है कि वो हार्ड डेटा से क्या करें, सिर्फ डेटा का पैटर्न जनरलाइज करें। तो अब मार्जिन में क्या होगा, कि हम कुछ डेटा पॉइंट पर मिसक्लासिफाई हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे, मतलब इसमें एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं। क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी क्या होता है, एक दो एक्सेप्शंस होते ही होते हैं। हाँ, तो जब आप क्या करते हो, एक्सेप्शंस रखते हो, तो उसी चीज को बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिन। ठीक है, तो हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। हार्ड मार्जिन मतलब एक भी डेटा पॉइंट मिस क्लासीफाई नहीं होगा। ठीक है, सॉफ्ट मार्जिन मतलब आप कुछ डेटा पॉइंट्स क्या कर सकते हो, मिस क्लासिफिकेशन के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट मार्जिन हो गया। अब इसको डिसाइड कैसे कर सकते हो कि कितना रखना है कितना नहीं रखना है। तो अगर आप इसको देखोगे तो एरर के बेस पे थोड़ा सा दिख रहा है, इसमें कितना पॉइंट एरर है, तो कुछ भी एरर नहीं है। इसमें क्या है, अगर मिस क्लासीफायर है मतलब कुछ ना कुछ तो एरर होगा। तो देखोगे एक दो तीन, मान लेते अभी 3 नंबर के बेस पे एरर है, मतलब आप एरर कितना रखोगे उस पर डिपेंड करेगा कि हार्ड मार्जिन बनेगा कि सॉफ्ट मार्जिन बनेगा। अगर मैं एरर को 0 रखना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, हार्ड मार्जिन बन जाएगा। अगर मैं कुछ एरर रखना चाहता हूँ तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉफ्ट मार्जिन। और यही चीज हम क्या करते थे, रेगुलराइजेशन से करते थे, लेसो और रीज के थ्रू, है ना। कि अगर आपको एरर ऐड करना था तो क्या करते थे, प्लस एरर करते थे, है ना। तो ये चीज डिफाइन होता है हमारे पास यहाँ पे सी की वैल्यू के बेस पे। सी की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, तो सी की वैल्यू क्या आता है, इनवर्स होता है हमारे एरर का। अगर सी की वैल्यू ज्यादा होगी तो एरर कम होगा। ठीक है, अगर सी की वैल्यू कम होगी तो एरर ज्यादा होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, सी की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करोगे, उसी से डिसाइड होगा कि हमारा सॉफ्ट मार्जिन बनेगा या हार्ड मार्जिन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कि जो हमारे पास होगा, कि अगर लार्जर द सी वैल्यू दिख रहा है, कि अगर आप सी की वैल्यू लार्ज रखते हो तो ये क्या करता है, करेक्टली क्लासीफाई करेगा। करेक्टली मतलब देख रहे हैं, करेक्टली क्लासीफाई का मतलब क्या होगा, कि वो कोई भी मार्जिन के बीच में कोई भी एक डेटा लाने नहीं देगा। सी की वैल्यू जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा क्या करेगा, वो हार्ड मार्जिन के बेस पे बनेगा, मतलब उतना कम वो एरर रखेगा, है ना। इसमें एरर कम है तो मतलब सी की वैल्यू ज्यादा है, ऑटोमेटिकली समझ सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ एरर पॉइंट आ रहे हैं, मतलब आप सी की वैल्यू क्या कर रहे हो, धीरे धीरे छोटा रख रहे हो, तो सी की वैल्यू जितना कम होगा उसमें उतना ज्यादा एरर ऐड करते जा सकते हैं। ठीक है, एरर ऐड कर रहे हैं मतलब क्या है, कि वो सॉफ्ट मार्जिन बनता जा रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास यही चीज रहेगा, अगर सी की वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, एरर कम हो जाएगा, और अगर एरर कम होगा तो क्या होगा, उसमें डेटा पॉइंट का मिसक्लासीफाई होने का चांस कम हो जाएगा, और वही हमारा क्या कहलाएगा, हार्ड मार्जिन कहलाएगा। ये समझ में आया। और इसी चीज को क्या बोलते थे, रेगुलराइजेशन बोलते थे। मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने मॉडल को ओवरफिट होने से बचा रहे हो। ठीक है? ये समझ में आया। ऑनलाइन, तो ये क्या था, कि प्रॉपर एसवीएम का ए टू जेड थ्योरी के बेस पे। ठीक है, तो ये था, है, सी को सी से ही डिनोट करते हैं। सी बेसिकली आपके पास रेगुलराइजेशन होता था, L1 L2 होता था, याद है। L1 मतलब लेसो, L2 मतलब रीज, और एक इलास्टिक नेट, जो रीज और लेसो का कॉम्बिनेशन होता था। ठीक है, अब ये इसका काम क्या होता था,
तो ये एरर को सिर्फ इंक्रीज करते थे, मतलब एरर ऐड कर सकते थे तीनों का यूज करके, ठीक है। अब ये तीनों का अगर यूज करते हो, इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सी के साथ रखते हैं। तो सी की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, वो उतना कम एरर रखेगा, मतलब उसमें उतना कम L1 L2 की वैल्यू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर सी की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, L1 L2 जो भी अप्लाई करोगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास डायरेक्टली। तो ये मिसक्लासिफिकेशन के बेस पे रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा कि आप दो तरीके से इसमें क्या करते हो, सॉल्व करते हो प्रॉब्लम। पहला बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी का मतलब क्या हो गया कि दो ही क्लास होंगे, वाई में क्या होगा, दो ही वैल्यू होगा, ठीक है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या होगा कि हमारे पास टू से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, तो वो इंटरनली यूज करता है वन वर्सेस वन। वन वर्सेस वन का सिंपल मतलब हो गया कि या तो वो जीरो होगा या तो वन होगा, है ना। अब इसी के बेस पे क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा, और जिसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा उसी का आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। मान लो लेकिन हमारे पास क्या है, एक कार है, हमें एक हमने इमेज दिया, ये मान लो हमारे पास इमेज है, इमेज इस तरीके से, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो इमेज है वो कार है, बाइक है, या बस है। तो तीन क्लास हो गए, ठीक है। अब आप कैसे बताओगे, तो इसके नहीं, इसके डेटा को देखोगे, इसके पैटर्न को देखोगे कि हमने ऐसा कुछ पहले देखा है, तो हाँ देखा है, तो उसको क्या बोल रहे थे कि इसमें क्या था कि ये लॉन्ग था थोड़ा सा, एंड देन स्ट्रक्चर्स क्या था कि पूरा प्लेन स्ट्रक्चर था, और इसमें क्या थे, इस तरीके से व्हील लगे थे। तो ये बाय डिफॉल्ट ज्यादातर बस का रहता था, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये बस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एज ए ह्यूमन देखा। मशीन्स क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा सारी चीजें, और वो देखेगा कि हमारे पुराने पैटर्न में ये बस के पैटर्न को मैच कर पा रहा है, या कार के पैटर्न को, या बाइक के पैटर्न को। तो जिसके पैटर्न को वो मैच करेगा ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि ये हो सकता है। लेकिन वहां पे क्या होगा कि वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा पहले, किस तरीके से कि कार की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डेटा के बेस पे। इसका हो गया 0.1। बाइक होने की प्रोबेबिलिटी डेटा के बेस पे कितना होगा, तो ये कैलकुलेट कर लेगा, मान लेते हैं 0.2। और बस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये कैलकुलेट कर लेगा 0.7, ठीक है। अब इसमें से तीनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बस की। तो ऑटोमेटिकली जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वही हमारा क्या हो गया, फाइनल क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बता देगा, बस, ठीक है। तो ये क्या करता है, कैलकुलेशन जो भी करता है, अगर दो क्लास में है तो इसका और इसके बीच में करता है प्रोबेबिलिटी के बेस पे कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसका रिजल्ट लेके दे देगा। लेकिन हमारे पास दो से ज्यादा होंगी तो वो क्या करेगा, वन वर्सेस रेस्ट करेगा, कि डायरेक्टली वो इस तरीके से तीनों अलग से कैलकुलेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पहले कैलकुलेट करेगा सिर्फ कार का, और एक कंबाइन करके कैलकुलेट करेगा बस और बाइक का, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अलग आएगी और इन दोनों को कंबाइन करके प्रोबेबिलिटी अलग आएगी। फिर अगेन वो क्या करेगा, बाइक का कैलकुलेट करेगा, देन कार और बस का करेगा, ठीक है। देन इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ आएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और आएगी। फिर एक और करेगा वो, उसमें क्या होगा, बस का करेगा, और यहाँ पे कार का और बाइक का करेगा, ठीक है। तो ये सिंपली क्या कर रहा है कि एक वैल्यू रख रहा है और सारे को क्या कर रहा है, अलग में रख रहा है ना। तो यही क्या कहलाता है, वन वर्सेस रेस्ट। तो ये हमेशा क्या करता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन के थ्रू ही सॉल्व करता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। एंड देन इसमें से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन की एक्यूरेसी आएगी वो लाके आपको दे देगा, ठीक है। ये समझ में आया। तो जिसकी एक्यूरेसी क्या होगी, इन तीनों कॉम्बिनेशन में अच्छा होगा। तो मान लो बस की एक्यूरेसी अच्छी आई तो ये क्या बता देगा कि ये बस था, ठीक है। तो ये क्या रहता है, तो वन वर्सेस रेस्ट में रहता है कि ये क्या करेगा, एक को मान लेगा और बाकी रेस्ट को क्या मान लेगा, सेकंड क्लास मान लेगा। तो ये भी क्या हो गया, जीरो वन में कन्वर्ट हो गया, मतलब दो ही क्लास में कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या करता है, वन वर्सेस रेस्ट। ये आपका इंटरनली अप्लाइड रहता है, आप क्या कर सकते हैं, चेंज करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है कि कब हमें एसवीएम यूज करना चाहिए, दिख रहा है, जब हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं होगा। मशीन लर्निंग का मेन पार्ट यही रहता है कि हमारे पास डेटा कम है, तो हम अपना दिमाग लगा के एक्यूरेसी इंप्रूव करेंगे, ठीक है। डीप लर्निंग में क्या आता है, वो खुद पैटर्न फाइंड करता है, खुद सारी चीजें करता है, और खुद डिसाइड करता है कि कितनी एक्यूरेसी हो सकती है कोई भी कॉम्बिनेशन के बेस पे। लेकिन उसमें डेटा बहुत ज्यादा होना चाहिए। डीप लर्निंग में डेटा का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है।
ये स्मॉल डेटा में क्या रहता है कि हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। ट्रेनिंग क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा होगा। वो लाइन फाइंड करेगा, लाइन ऊपर नीचे करेगा, तो उसमें से बेस्ट लाइन होगा वो ला के देगा, पहला ये हो गया। दूसरा, अगर ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो क्या करेगा, हर एक कॉम्बिनेशन का प्रोबेबिलिटी निकालेगा, तो उसके बेस पे कैलकुलेशन करके बेस्ट जो होगा वो ला के देगा। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देन इस पे क्या होगा हमारे पास, हम्म, कि व्हेन द डेटा हैज ज्योमेट्रिक इंटरपोलेशंस। ज्योमेट्रिक इंटरपोलेशंस का मतलब क्या था कि जो डेटा है ना, वो क्या होना चाहिए, कहीं पे भी होगा लेकिन एक साथ होना चाहिए। जैसे कहीं पे भी होगा तो एक साथ होगा तो चलेगा, कि मान लो कुछ डेटा यहाँ पे है और कुछ डेटा यहाँ पे मिक्स होके, कुछ डेटा यहाँ पे मिक्स होके, तो वो एसवीएम कर नहीं पाएगा। एसवीएम क्या करता था, ये राउंड सर्कल पे आरबीएफ यूज करते थे तो राउंड सर्कल पे करता था। लेकिन मान लो कि क्या है, कुछ क्रॉस यहाँ पे है और कुछ क्रॉस यहाँ पे है, और इसी के साथ क्या है, सर्कल भी यहाँ पे है। तो वो क्या करेगा, अगर सेपरेट हो पा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेगा, वो इसी तरीके से दिखा देगा। मतलब यहाँ पे आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। मतलब कहीं पे भी हो, किसी भी तरीके से हो, थोड़ा सा सेपरेट पॉइंट की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, तो तभी ये क्या करेगा, अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास कहता है व्हेन वी नीड हाई प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या थे, याद है? प्रिसीजन क्या थे? प्रिसीजन, रिकॉल, याद है? बताओ जल्दी से बताओ ऑनलाइन। प्रिसीजन और रिकॉल। सर, two metrics used to evaluate. क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स में आता था। Data set को एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में दो तरीके का एरर आता था, याद है? एक्यूरेसी में दो तरीके का एरर हम लोग सॉल्व करते थे। पहला टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। जब हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल में से मशीन कितना सही बता पा रहा है, तो उसको क्या बोलते थे, टाइप 2 एरर प्रिसीजन बोलते थे। कि एक्चुअल ट्रू में से मशीन कितना ट्रू बता पा रहा है ना, तो हमारा क्या होगा, प्रिसीजन। उस चीज को जब हमें क्या करना है, इंप्रूव करना रहेगा, तब आप एसवीएम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा रिकॉल होता था। रिकॉल मतलब क्या हो गया, हाँ, एक्चुअल सही में से मशीन्स कितना सही बता पा रहा है, वो हमारा रिकॉल था। ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते थे, रियल के बेस पे बोल सकते थे। प्रिसीजन में क्या था, टोटल मशीन्स के सही में से एक्चुअल सही कितना है मशीन्स में। तो मान लो मशीन्स का क्या है कि टोटल सही इतना है, लेकिन उसमें से एक्चुअल में सही कितना है, उसको बोलते थे प्रिसीजन। ठीक है, तो ये रहता है। और इसमें भी क्या रहेगा, तो पैरामीटर ट्यूनिंग की जरूरत पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो। ट्यूनिंग क्या होता था, याद है ना, कि वैल्यू चेंज करके। इसमें क्या क्या वैल्यू चेंज कर सकते हैं, अभी तक क्या क्या पैरामीटर देखा जो चेंज करने लायक? पहला, सी की वैल्यू। हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू बार बार चेंज करके देखेंगे जहाँ पे हमारा बेस्ट आएगा। दूसरा, अलग अलग कर्नाल यूज करके देखोगे। तो ये हमारा क्या कहते हैं, दो पैरामीटर्स रहते हैं जो आप बार बार चेंज करके क्या करते हो, मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, वही साइकिट्रन का। ठीक है, यहाँ तक थ्योरी वाला समझ में आया? कि यहाँ तक हम लोगों ने जो देखा, क्या क्या देखा, एस बी एम, वाई एस बी एम नीड, वाई एस बी एम कम। एस बी एम आया क्यों, ड्यू टू लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नॉट फाइंड बेस्ट फिट लाइन, है ना। लीनियर रिग्रेशंस क्या कर रहा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, वो बेस्ट फिट लाइन तो दे रहा था लेकिन बेस्ट फिट लाइन नहीं दे पा रहा था। इसीलिए हमने क्या किया था, एसवीएम को इंट्रोड्यूस किया। देन एसवीएम जैसे आया, उसमें क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। कौन कौन सा था, बताओ? मतलब क्या क्या चीजें थी जो उसके अंदर हम लोग यूज कर रहे थे। पहला, सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर क्या थे, point से nearest point. हाँ, जो भी हमारा क्या होता था, हर एक क्लास का जो लास्ट बाउंड्री लाइन होती थी, जो बाउंड्री का पॉइंट होता था, उसको क्या बोलते थे, सपोर्ट वेक्टर पॉइंट बोलते थे, या फिर सपोर्ट वेक्टर बोल सकते थे। फिर एक डिसीजन बाउंड्री आती थी।
जो हमारा मार्जिन लाइन होता था, जो मिडिल लाइन होता था, उसे बोलते हैं डिसीजन, डिसीजन बाउंड्री बोलते हैं, या फिर मार्जिन लाइन, मार्जिन लाइन। ठीक है। इसके बाद कौन सा एक कॉन्सेप्ट था? तो जो वहां पे डिस्टेंस का होता था पूरा मार्जिन लाइन, उसको हाइपर प्लेन बोलते थे, हाइपर प्लेन। ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास क्या आता था कि डेटा ये क्या करता था, लोअर डायमेंशन से हाई डायमेंशन में सिर्फ चेंज करता है। एसवीएम चेंज डेटा इनटू लोअर डायमेंशंस टू हायर डायमेंशन, ताकि उसका प्लेन इक्वेशन से क्या हो, सॉल्व कर सके, हायर डायमेंशन। इसको चेंज करने के लिए क्या यूज करता था ये, तो फंक्शंस यूज करता था। फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो कर्नाल फंक्शंस बोलते थे। ठीक है। तो इसको कर्नाल फंक्शंस बोलते थे। कितने टाइप्स के थे अभी, तो 4 थे यहाँ पे। हम्म, कर्नाल ये थे, तो 4 टाइप्स के थे। तो आपको लीनियर देखा, आरबीएफ, आरबीएफ का क्या होता है, रेडियल बेसिस फंक्शन, आरबीएफ, पॉलिनोमियल, और एक सिग्मॉइड। देन उसके बाद क्या देखा हमने कि अगर मॉडल अंडर फिट ओवर फिट हो रहा है तो रेगुलराइज कर रहे थे। तो रेगुलराइजेशन में हम लोगों ने क्या देखा, तो सॉफ्ट मार्जिन हार्ड मार्जिन का कॉन्सेप्ट देखा था, सॉफ्ट और हार्ड मार्जिन। ठीक है। सॉफ्ट मार्जिन हार्ड मार्जिन क्या था कि कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आप मिस क्लासीफाई करना चाहते हो, है ना, कि मान लो मैं मिस क्लासीफाई मतलब एरर, है ना, तो उसको रिड्यूस कैसे करते थे, तो हमारे पास एक रेगुलेशन टर्म होता था जिसको हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करते थे सी की वैल्यू से, सी वैल्यू यूज फॉर चेंज द मार्जिन्स इज सॉफ्ट और हार्ड, ये कर रहे थे। ठीक है। तो ये क्या था, एसवीएम में इतने सारे कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने थियोरेटिकली बेस पे देखा था। ठीक है। अगर बाइनरी करते हो तो बाइनरी के लिए क्या रहेगा हमारे पास, 1 वर्सेस 1 रहेगा, और मल्टी करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 वर्सेस रेस्ट का यूज। ठीक है। बाकी आप इसका यूज करते हो तो सबसे पहले क्या रहता है, जो जो लाइब्रेरी यूज करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है। तो बस ये हम डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं। पहला है नमपाई, अगर डेटा में क्या करना है, जनरेट करना है उसके लिए। मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशंस के लिए है। डेटा सेट, हम इसी से क्या करेंगे, डेटा सेट डाउनलोड करके यूज कर लेंगे, जो हमने पिछले क्लास में किया था आयरिस वाला, वही कर लेंगे। मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की डेटा को ट्रेन करना टेस्ट करना उसके लिए है। देन हमें क्या यूज करना था इसमें, एसबीएम। एसबीएम में भी दो तरीके से आएगा, एक एसवीसी रहेगा और एक एसवीआर रहेगा। एसवीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, और एसवीआर का मतलब रिग्रेशन। ठीक है। तो आप दोनों प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैट्रिक्स में मैंने क्या यूज किया है, तो एक्यूरेसी मैट्रिक्स यूज किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिर्फ लाइब्रेरी जो इंपोर्ट किया हमने, तो X यहाँ पे डेटा सेट जो पिछले क्लास में यूज किया था वही है। और वो डायरेक्टली डेटा सेट कहाँ पे मिलेगा, तो एसक्यूएल के अंदर पहले से रहता है। ठीक है। तो सिर्फ उसको इंपोर्ट कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपका कोडिंग स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये दो लिख लो, एंड डेटा इंपोर्ट कर लो। फर्स्ट वी सॉल्व
बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यूजिंग एसवीएम। तो पहला एक बार बाइनरी का देख लेंगे, फिर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का देख लेंगे, ठीक है। So we need only two distinct value in the label data। तो हमें लेबल डेटा सेट में दो चाहिए होंगे, क्यों? तभी तो बाइनरी बन जाएगा, इसलिए। यहाँ तक कोड करो ऑनलाइन वाले। ओके, बाकी फिर आगे देखते हैं। छुट्टी नहीं होती यहाँ पे, एक दिन में ऐसे कर देते हैं नौकरी में। नहीं लिखी ना यहाँ पे, जॉब तो कंटिन्यू ही होती है इधर। 7 दिन बुलाते हैं, 6 दिन बुलाते हैं, एक दिन तो छुट्टी देंगे वो भी। भाई मेरी जेठानी तो बहुत परेशान रहती है जॉब करके, पागल सी हो गई है, ऐसे स्ट्रेस पागल बात है। यहाँ नौकरी करके पॉलिसी बाजार में। कहाँ पे किसमें करती है? हाँ हाँ, मतलब कि किस डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट क्या है? यार सेटलमेंट मैंने तो 2 दिन छुट्टी होती है उसको। नहीं बहुत रुला देते हैं ना, तो यही यही फिर जेठानी तो पागल सी हो गई है जॉब पे। फिर सारी मुझे ऐसा लगता है आधी पागल। क्या है बताओ? अरे नाम बता। भाग्यश्री वर्मा कोई नाम? अरे रुक जा, अभी तो देख रही हूँ, जा, जा। टीपी में देखियो, टीपी भी अच्छा है। मैं छुट्टी देने मेरे भाई। पॉलिसी बाजार में तो कोई, मैं कोई जा रहा हूँ मत जाओ यार। पता है मतलब ना, उनकी खुद की कोई पहचान ही नहीं है, कुत्ता बना के रखते हैं पॉलिसी बाजार वाले, काम हो या ना हो। मेरी जेठानी तो पता नहीं किस में, इसका समझ नहीं आ रहा, काफी मेरी तो क्या हो गया? मैं सेल्स में तो नहीं हूँ यार, क्या टाइम है मेरा, मैं तो पहले 7 बजे निकल लेती हूँ। 1 बजे आती है मेरे पास, इतनी जल्दी वही घर कितने बजे टाइम है? 8 बजे छुट्टी होती है, तो कितने बजे आती है? नहीं हाँ।
यार मुझे तो ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे ना सैटरडे संडे छुट्टी है। हैं? और तुम्हारी बहन जो मतलब हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती होगी ना, कोई भी दिन ले, तो कभी कभी तो उसमें भी जाना है। पैसे कटते हैं भाई, पैसे कटते होंगे ना बीच की छुट्टी, मतलब कभी 3-4 दिन छुट्टी कर ले बीच में, रोज जाती है। ये मेरी जेठानी तो घर को टाइम नहीं दे पाती, पता नहीं क्यों। अरे नहीं भाई, पर सच में उसकी जॉब खत्म, पानी नहीं चाहिए पैसे के, एंजॉय करना, लोग दुनिया में खेल रहे थे वो बेचारे। अब वही तो कह रही हूँ। स्टार्टअप कंपनी में करना है मुझे काम, करने के काम सीखने को स्टार्टअप नहीं मिलेगा, उसमें काम मिलेगा। हाँ अरे कल ना मैंने ना फ्लिपकार्ट से ना भाई बुलेट में आ रहा है, गेट के आगे खड़ा हो गया, मैं बुलेट में कहाँ और क्या बुलेट आता जैसे क्या है सामान, मैं ढूंढ रही कहाँ क्या वाले बहुत सामान वाला कहाँ है, एक ब्लैंकेट जैसा वाले सुबह से लग जाते हैं यार, शाम से मैंने को दिया आप ही हो डिलीवरी क्या हो जाएगी ना टाइम पे, लोग भी छोड़ रही, अब तो वुमेन्स भी चला रही है भाई। अजयगढ़ उसका घर है ना, आगरा का, मेरे भी रिलेटिव्स रहते हैं नजरगढ़ में। कर नहीं है, देखते चला तो बातें करते हो। बोल रही रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है सारी चीजें, फिर बाद में मत बोलना। ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन में रिकॉर्ड होता है सारा चीज, जो भी बात करना है अलग से क्लास के बाद और जितना बात करना होगा कर लेना, कोई बात नहीं, अब तुम भी शांत रहो। जो स्टार्टअप कंपनीज में ज्यादा सही रहता है जॉइन करना, या फिर डायरेक्ट स्टार्टअप कंपनी में ये रहता है हमें कि तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे फिर क्या रहेगा, वर्क बर्डन ज्यादा होगा। सीखने को तो मिलेगा ना सिर्फ स्टार्टिंग में, वो तो, लेकिन हाँ उसमें पहले देखेगा पूरा स्किल्स, वो सिंपली बोल देगा कि जो जो रिक्वायरमेंट होगा वो तुम्हें सीख के करना पड़ेगा, अगर तुम उसके लिए रेडी हो तब फिर आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे। कोई ना कंपनी कर लो बोलता रहा है वो। कौन सी कंपनी होती कर लग जाता है। स्टार्टअप में स्किलफुल बंदा चाहिए जिसके पास क्या होगा पहले से, ये रन हो गया। तो सबसे पहला जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो बाइनरी क्लासिफिकेशंस का करेंगे। बाइनरी क्लासिफिकेशंस में क्या होता है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे वाई पे, तो वाई में कितने वैल्यूज थे बता सकते हो? तो कैसे चेक करते हैं, सिर्फ वाई प्रिंट करके देखो ना, तो कितने वैल्यूज हैं, एरे में तो कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, 0 है, 1 है और 2 है, तो कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, तो 3 क्लास है, मतलब आपके पास क्या है, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बनेगा। अब इसको बाइनरी बनाना होगा तो क्या कर सकते हैं,
किसी एक क्लास को रिमूव कर सकते हैं, या तो जीरो वाले को पूरा हटा दो, या तो वन वाले को हटा दो, या तो टू वाले को हटा दो, है ना। कि मान लो अगर मैंने इन टू को सबको हटा दिया, तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का बन जाएगा, है ना। इसको हटाते कैसे होंगे, बुलियन इंडेक्सिंग कैसे कर देते, याद है। अगर इसमें से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ जीरो वन चाहिए, तो क्या कंडीशंस लगेगा। हम्म तो जहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, लेस देन टू होगी, तो टू इंक्लूड नहीं होगा, तो सिर्फ क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ तो जीरो और वन की आएगी, याद है ना बुलियन इंडेक्सिंग का। अब क्या आ रहा है, जैसे जीरो और वन टू दोनों आ रहे थे, अब ये क्या आ रहा है, सिर्फ जीरो और वन आ रहा है। मतलब अब ये हमारा क्या है, बाइनरी दिख रहा है। अब इसी चीज को क्या करोगे, स्टोर करके यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हमने क्या किया, यहाँ पे थ्री था तो मल्टी था, इसको बाइनरी चेंज करने के लिए हमने सिर्फ क्या लगाया है, कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है ना, बुलियन इंडेक्सिंग के बेस पे। और वही चीज हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। आइरिस डेटा तो हमने पहले ही लॉस्ट। ठीक है, देन इस पे से हम लोगों ने क्या बोला है, चूंकि विजुअलाइजेशंस भी करके दिखाने हैं, तो हमारे पास एक्स पे कितने कॉलम है, बता सकते हो, एक्स में कितने कॉलम है, किधर गया एक्स, क्या भी मान लेते हैं एक्स में दोनों है। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ तो इस, ये दिख रहा है, कितने कॉलम है, चार है, बहुत सारे कहाँ हैं, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और ये एक्स फोर है। ठीक है, अब चूंकि मुझे साथ ही साथ विजुअल करके भी दिखाने रहता है, तो मैक्सिमम कितना विजुअलाइज कर सकते हो, कितने डायमेंशन तक विजुअलाइजेशन होती है। तो लास्ट थ्री डी होता है। ठीक है, और आपके पास चार कॉलम है, और मुझे एक वाई भी लेना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी दो कॉलम ले सकते हैं। ठीक है, एक्स वन एक्स टू ले लेते हैं, या फिर एक्स थ्री एक्स फोर, कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ताकि क्या हो कि एक्स वन इधर रख लेंगे, एक्स टू इधर रख लेंगे, और जो एक्स के बेस पे विजुअलाइजेशन होगा वो हम डायरेक्टली विजुअलाइज करके आपको दिखा देंगे, ताकि क्या हो, आपको भी चीजें समझ में आ जाए कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आउटपुट में क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें सिर्फ दो कॉलम लेने हैं, तो कैसे लोगे, हम्म बताओ। एक्स में से दो कॉलम लेने हैं, तो आपको अगर याद होगा, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट याद है। तो अगर आप यहाँ पे एक्स इस तरीके से ले सकते हैं स्लाइसिंग के थ्रू, कि मैंने क्या किया है, मुझे रोज सारे चाहिए, और कॉलम में से कितना चाहिए, तो दो कॉलम चाहिए, तो जीरो और वन ला के देगा और टू को हटा देगा, तो यहाँ पे दो कॉलम दिख रहे हैं। तो ये मुझे एक्स में क्या है, ओनली टू कॉलम्स है, मतलब फर्स्ट टू फीचर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन वाई हमारा पता था कि वाई क्या था, है ना। अब उसमें से दो वैल्यू लेने थे, उसके लिए हमने क्या किया था, कंडीशन बनाया था। कंडीशंस को आप क्या बोलते हो, मास्क भी बोलते हो, और कंडीशंस लिख देता हूँ मैं, कि मैंने इसको कंडीशंस बोला। अब उसमें से क्या करना है, सिर्फ कंडीशंस वाले वैल्यू के लेने हैं, कंट्रोल सी वी। ठीक है, अब एक्स और वाई में दोनों में क्या करें, कंडीशंस वाले वैल्यू क्यों ले रहे हैं, बता सकते हो। क्योंकि मान लो अगर आपने टू को हटा दिया यहाँ से मैंने ये टू पूरा हटा दिया, है ना, ये पूरा टू हटा दिया। अब एक्स में से भी जो टू का वैल्यू होगा उसको भी तो हटाना पड़ेगा। कि मान लो मैंने यहाँ से सिर्फ टू हटाया है ना। अब इसी में से एक्स वाले का भी हटाना होगा, तो कैसे हटाओगे, तो सिंपली वही मास्किंग हमने क्या किया, एक्स के लिए भी लगा दिया है। तो ये क्या होगा कि दोनों हट जाएंगे, सिर्फ इसमें क्या होगा, जीरो और वन वाला ही डेटा होगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, डेटा प्रिपेयर हो गया। अब इसी क्या कहते हो, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करोगे, तो क्या होगा, डेटा भी सेपरेट हो जाएगा। देन फिर हम क्या यूज करेंगे, एसवीएम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लिखो, सिंपली एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस डेटा सेपरेट किया है और कुछ नहीं। तो नॉर्मली डेटा सेपरेट हुआ है, देन बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए डेटा सेपरेट, एंड देन ये हमारा क्या है, मॉडल। ठीक है, लिखा था। हैं? हम्म
फिर हमें इंटर्नशिप भी, मतलब इंटर्नशिप हो गया हमारी, हाँ, अनपेड रहती है वहाँ ना। पे ये देंगे, कहा कि मतलब यहीं पे आपको रखना पड़ेगा, नहीं, इनका रहता है कि ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन करनी। सर्टिफिकेशन हाँ अलग अलग कंपनी की रहती है, जिसका कंपनी के साथ इनका टाइप रहता है उस कंपनी का सर्टिफिकेशन मिलता है। वो भी एक प्रोजेक्ट, सारी चीजें डिटेल में बता देंगे और बोलेंगे कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट रहा, तुम इसको कंप्लीट करो। तो कितना टाइम टाइम देते हैं? 2 महीने का रहता है, 2 या 3 महीने। उसका तो आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन ये क्या रहता है कि टाइप रहता है इंटर्नशिप वाला, तो अलग चलता सब वो है। नहीं, उस तरीके से नहीं होगा, प्रोजेक्ट के बेस पे होगा। आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा, उसमें से आपको काम करना है बस। सर सभी को, ये जो इंटरेस्टेड है वो। जो इंटरेस्टेड रहेगा सभी को थोड़ा, जैसे तुम्हें करना है तो तुम अप्लाई करोगे वहां पे, वो तुम्हें देंगे। जिसको नहीं करना है वो नहीं अप्लाई अब करेगा। आपके पोर्टल पे आएगा अप्लाई करने? टिकट रेस करना पड़ता है। बाकी अगर जिसको नहीं करना है तो वो नहीं अप्लाई करेंगे। फिर सर वो प्रोजेक्ट हम अपने सीवी में भी मेंशन कर सकते हैं ना? हम्म। तो इन पे जॉब्स कब आएंगी हम? बाहर से भी तो रिज्यूमे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। सर कर रहे हैं, कोई ले ही नहीं रहा हमें। जॉब अप्लाई करने का भी तरीका होता है। सिंपल सी बात है, जो जेडी में लिखा हुआ है वही चीज आपके रिज्यूमे में है या नहीं है। अगर नहीं है तो कोई क्यों लेगा। सिंपल से सोचो ना, कि मान लो मैंने बोला डेटा एनालिस्ट और आप क्या कर रहे हो, बिना देखे सब में अप्लाई कर दे रहे हो, तो उसमें से जो मैच होगा वही तो कॉल करेगा तुम्हें। तो रिज्यूमे तीन चार, देखो 3-4 रिज्यूमे अलग अलग बना के रखते हैं, थोड़ा सा सेपरेट करके, ताकि क्या हो, जहाँ पे जिस तरीके का रिज्यूमे नीड हो उस रिज्यूमे को डालते जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि एमआईएस से स्टार्ट करना है तो एमआईएस का अलग बना लो, देन डेटा एनालिस्ट का अलग बना लोगे, पावर बीआई डेवलपर का अलग बना लोगे, और एक मशीन लर्निंग का अलग बना लोगे। ये 4-5 रिज्यूमे बना लोगे तो हो जाएगा। ये बताओ, सबसे पहले मैं क्या देखना चाहूंगा, अगर मैं आपको टेक्निकल रोल में देखना चाहता हूँ, टेक्निकल स्किल्स, आपका टेक्निकल स्किल्स ऊपर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल स्किल्स तुम्हारे हैं, तो क्या होगा, जो आपका टेक्निकल है, जैसे टेक्निकल स्किल्स हो गए और प्रोजेक्ट, वो ऊपर आएंगे, देन फिर आपका ये आएगा। ठीक है? अब मुझे पहले ही पता चल गया कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, कि अकाउंटेंट में है, और मुझे क्या चाहिए, डेटा एनालिस्ट चाहिए, तो मैं नीचे जाके देखेगा ही नहीं। तुम भी सोचो ना, कि मान लो तुम्हारा क्या है, एक्सपीरियंस अकाउंटेंट में है, तो मैं कैसे सोचूंगा कि आप एनालिस्ट के लिए काम करोगे। बताओ, यही बात है ना। तो सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो मुझे दिखाना रहेगा, वो ऊपर में रहता है। मतलब इसको रीअरेंज कर दो बस, पहले स्किल्स डाल दो, देन स्किल्स के बेस पे प्रोजेक्ट, देन प्रोफेशनल। ठीक है, बाकी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, बाकी इसको, इन चीजों को एक लाइनर पे रखने की ट्राई करो, ताकि क्या हो, पेज कम लगे। 3 पेज का रिज्यूमे कहीं नहीं होता। मेरा एक्सपीरियंस है। उसको थोड़ा सा क्रिस्प कर लो, इसका जैसे 4-5 लाइन है, इसको 3 लाइन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अंदर यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है, लोकेशंस में आपने यहाँ पे लिखा था, पूरा लोकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यू दिल्ली लिख दो। ठीक है, देन ये क्या होगा, लिंक्डइन का आप क्या कर सकते हो, हाइपर लिंक बना के डाल सकते हो, तो एक ही लाइन में आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस ऊपर जाएगा। 3 लाइन लिखोगे तो भी स्पेस ऊपर जाएगा। और ये जो तुम्हारे पास है एक्सपीरियंस वाला ये टाइम, ये डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँ, थोड़ा सा स्पेस देके, तो भी हमारे पास क्या होगा, लाइन बचेगा। तो इस तरीके से रिज्यूमे भी ऑप्टिमाइज करते हैं, 1 या 2 पेज में लाने का ट्राई करते हैं। सर मेरे ना, मेरे अच्छे वाले प्रोजेक्ट नहीं है, तो मैं अभी जो बनाऊंगी तो वो मेंशन कर सकती हूँ ना? हाँ, तो वो तुम जो भी मेंशन करना रहता है वो तुम्हारे ऊपर रहेगा। और सर अगर मुझे ना एमआईएस में जाना है तो मैं ये सारे प्रोजेक्ट हटाऊंगी? नहीं, उसमें ज्यादातर फोकस करोगे एक्सेल पे, एसक्यूएल पे। ठीक है, ठीक है, ऑप्टिमाइज है।
अच्छा किसी नौकरी नहीं लगता। छोड़ा क्यों करो, वो सबका बड़ा रिग्रेट हो रहा है जो होगा सैटरडे संडे मंडे को अगर एक बजे नहीं आओ तो मान लो पर बाद बाद बस छोड़ दी मैंने तो मैं इससे बड़ा बेवकूफ। और दूसरी 16 दिन तक 25 मतलब 30 बोले थे 30 25 और दूसरी कौन सी कंपनी थी? तो एक दो दिन एक तो बोले थे लेकिन वो पोस्ट के मतलब बीच में लगी तो इनका पोस्ट की तरफ तो छोड़ दिया दूसरे मैम के लिए उनसे तो अभी एम से कनेक्टेड हो तो उनको बोलो। अगर आप इससे फायदा नहीं तो फायदा तो करेंगे बात नहीं है। आपको कैसे पता? दो भाई को क्यों करना लाइफ की मेरे को वो हेल्प करती नहीं थी आपसे ट्रे पर छोटा हुआ हेल्प कर वो कनेक्शन में रखने लायक थी। जितना आपने पढ़ा है पढ़ाते ही आपसे भी नहीं नहीं, हमसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो किसी से कनेक्ट नहीं है तो नहीं तो बुरा यार हाँ सर नहीं कर रहा नहीं, ऐसा कनेक्शन सही नहीं ना, मुझे लगा स्टूडेंट्स के साथ। चैनल कोई पढ़ाएंगे नहीं सर तुमको समझ नहीं आ सर हम तो कुछ नहीं करते तो हमको उल्टा हमारे ऊपर ही जॉब निकाल देंगे। तुम करो और ये हमें आता तो हम आपसे हम खुद ही ना देख लीजिए। तुमने तो हमारे पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म कर दिया। कोई नहीं, टाइम एक्सपेरिमेंट खुद से करते हैं, बाकी जो डाउट रहता है तो वो पूछना बनता सर है। मुझे वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब में दे। देखो ये तो मुश्किल है थोड़ी सी आजकल। वर्क फ्रॉम होम उसी को मिलता है जो एक्सपीरियंस और जो कंपनी में 1 साल 1.5 साल काम करता है। हाँ मतलब एक क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो नहीं पता चलता ना। तो जो बंदा एक्सपीरियंस वाला होगा तो वो तो काम करता ही होगा, इसलिए उसको मिल जाता है। ठीक है। आपकी नजर में कोई जॉब नहीं। एक था ना जो मैंने भेजा डेटा इंटर्न के लिए, सर पर वो हम तो इंटरनेट में सर्च करना पड़ेगा कंपनी में। क्या बताया था तो मैं अलग अलग जगह पे सब्सक्राइब करके रखा था। इस पे जाओगे ना, स्टूडेंट डिस्कशन गाइडलाइंस, जॉब इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। ये एक मैंने, जैसे ये आया था पीडब्ल्यू स्किल की तरफ से कहीं से, अलग जब जॉब अप्लाई करते हैं ना तो अलग अलग पोर्टल में लॉगिन करके रख देते हैं। यहाँ से जो भी चीज़ आती है, तो मैंने देखा फ्रेशर्स के बेस पे था। आप यहाँ से लिंक क्लिक करो, चले जाओगे। तो जेडी से मतलब कोई भी जॉब आएगा तो मैं यहीं पे डाल दूंगा, ठीक है। जैसे मुझे मेल के बेस पे आया था तो इन्होंने बोला फ्रेशर्स के बेस पे चाहिए, कोई भी बंदा चलेगा एनालिस्ट के पोजीशन के लिए। अगर यहाँ पे देखोगे, अगर इसको मैं जूम कर दूं तो पता नहीं चल रहा है, ये दिख रहा है। एंट्री लेवल पे था, 4 से 5 था, गुड़गांव में था। ठीक है, 2 ओपनिंग्स थे, इमीडिएट ज्वाइनिंग के बेस पे था। ठीक है, और उनको क्या क्या चाहिए वो लिखा हुआ था है। हाँ, तो वो तो अलग, वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, वहाँ पे जो टॉप में रहेगा दो, उसी को 2 को नौकरी मिलेंगे। राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 है, ठीक है। पहला स्क्रीनिंग होगा कि कौन सा बंदा क्या कर सकता है, टेक्निकल होगा वो थोड़ा सा। फिर मैनेजर राउंड होगा, फिर एचआर डिस्कशन। ठीक है, फुल टाइम जॉब है। देन प्रोविजन पीरियड, मतलब 3 या 6 महीने का प्रोविजन पीरियड होगा। सैटरडे संडे ऑफ होगा। हाँ, गुड़गांव में तो रहता ही है, गुड़गांव में रहता है। कोई नहीं नोटिस बाकी जितने भी चीज इन्होंने ज्यादातर मांगा है, इसने वैसा कुछ मांगा भी नहीं है। फाइनेंस, अकाउंट में आपका भी कर सकते हो, अकाउंट मैनेजमेंट का इसके मुझे अकाउंट्स में नहीं जाना, अकाउंट्स में जाना होगा। अकाउंट का डेटा पे काम करना होता है एनालिस्ट में। ये लाइव मतलब ये कल ही तो मैंने भेजा था। सर अकाउंट्स में क्या क्या है?
अब हर चीज तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हें सर्च करना पड़ेगा। फाइनेंस Zero से रिकंसिलिएशन experience अगर है तो काम कर सकते हैं। उसको चाहिए एक्सेल, गूगल शीट, VLOOKUP, HLOOKUP के बेस पे चाहिए। देन सिमिलरिटी होनी चाहिए, मतलब प्लेटफॉर्म डेटा और गूगल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये दिख रहा है। और हमारे पास क्या है कि इसके लिए चाहिए पावर BI, टैबलू, MySQL और एक्सेल का। तो ज्यादातर इसका जो काम रहेगा वो एक्सेल और MySQL पे रहेगा। ठीक है, तो ये अच्छे से आना चाहिए। लास्ट आज ही थी। तो चूंकि ये फ्रेशर्स था, एंट्री लेवल पे था, और एंट्री लेवल पे इतना जल्दी पैकेज मिलता नहीं है, इसलिए मैंने भेजा स्काला का। चलो कोई नहीं, हो गया। कोई नहीं, वहां पे तो है ना, तुम्हें डिस्कॉर्ड पे दिख जाएगा सबको। सब निकालते हैं, सारे लोग निकालते हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन उसमें रहता है डायरेक्ट प्रोजेक्ट बेस पे आप करके खुद से प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। फिर प्रोजेक्ट जिसका क्या है अप्रूव होता है, देन उसके लिए इंटरव्यू होता है। सबका नहीं होता इंटरव्यू। आप पहले प्रोजेक्ट आइडिया देते हो, वो सेलेक्ट होता है, देन फिर आपका इंटरव्यू होता है। उस प्रोजेक्ट के बेस पे मेंटर असाइन हो जाएगा, मेंटर आपको गाइड करते हुए जाएगा। देन फाइनल आपका फिर जैसे गूगल का रहता है, बाकी आपका मेटा का रहता है, AWS का रहता है, सबका रहता है। इसमें किसमें उसमें सबसे ज्यादा जो बेस है उसका क्या बोलते हैं, नहीं, एक्सेल है और माई सीक्वल है, क्योंकि ज्यादातर वही चीज उन्होंने लिखा है एक्सप्लेन करके। चलो इधर देख लो, इसको कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। इस पे हमने क्या किया था, इनिशियलाइज किया था SVM क्लासिफिकेशंस का। फिर उसको क्या करते हो आप, फिट करते हो। फिट करने के बाद क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। यही हमारा क्या रहता था, पूरा प्रोसेस रहता था, अगर याद होगा तो। कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, मॉडल इनिशियलाइज किया, ट्रेन किया, एंड देन प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट करने के बाद एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं। एक्यूरेसी अभी क्या है, अभी डेटा बहुत कम है, इसलिए 100% एक्यूरेसी दिख रहा है, दिख रहा है। अब इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, विजुअलाइज करके दिखा सकते हो। तो विजुअलाइजेशन में क्या है कि हमारे पास काउंटर एफ का यूज करते हैं। ये क्या करता है कि जितना आपके पास डेटा होगा उसका क्या करेगा, बाउंड्री बना के दे देगा कुछ इस तरीके से, दिख रहा है। काउंटर एफ प्लॉट क्या करता है कि आपका जो भी डेटा होगा उसके बेस पे क्या करेगा, कलर करके दे देगा काउंटर एफ। ठीक है, ये मैट प्लॉट का रहेगा। तो हमारे पास एक लाइन बनेगा वाई के बेस पे। जो हमारा SVM है वो एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, और वो लाइन ये है। ठीक है, एंड देन उसके बेस पे हमारे पास दो क्लास का था, क्लास 0 और क्लास 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, बाइनरी क्लासिफिकेशंस का प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या है, विजुअलाइजेशंस के बेस पे। अगर विजुअलाइजेशंस में देखोगे तो क्या क्या चीजें हैं, तो आप इसमें एक्स डेटा डालोगे, एंड देन वाई डालते हैं। एक्स में क्या है, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, और क्लासिफिकेशन जो हमें प्रिडिक्ट करके देगा उसका क्लासिफायर डाल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, रेंज कितना रखना चाह रहे हैं, कि एक्स का कितना रेंज होगा और ये वाई का कितना रेंज होगा, वो डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक्स मिनिमम एंड वाई मिनिमम, एक्स एक्स मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एक्स का जितना वैल्यू होगा उसी का रेंज के बेस पे ले रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है जो मैस ग्रिड बनाएगा। मैस ग्रिड मतलब ये जो कलर्स बन रहे हैं। देन जेड एक्सिस के बेस पे बनेगा, मतलब ये जो लाइन बनेगा, हमें लाइन जो बना के देगा वो कौन देगा, तो जो क्लासीफाई प्रेडिक्ट करके दे रहा है उसके थ्रू जो लाइन बनेगा वो ला के दे देगा। ठीक है, उसको रीसेप करके क्या करते हो आप, जेड में डाल देते हो। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, काउंटर आवर प्लॉट बना सकते हो। काउंटर एफ प्लॉट, काउंटर एफ प्लॉट क्या करता है कि आपके पास जितने भी क्लासिफिकेशन के बेस पे डेटा होगा उसको अलग अलग कलर दे देगा, प्लस बैकग्राउंड कलर भी दे देगा। ठीक है, इसका काम यही होता है। ठीक है, बाकी फिर आप लेबल और टाइटल और शो करवा देते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, एक विजुअलाइजेशन फंक्शंस बन गया। ये आप क्या कर सकते हैं ना, चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है विजुअलाइजेशन के लिए। देन हमने क्या किया यहाँ पे, नॉर्मली प्लॉटिंग क्या किया, अपना एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और SVM क्लासिफायर डाल दिया है। तो उसके बेस पे ये क्या करेगा, आपको क्लासीफाई करके कुछ इस तरीके से बता देगा कि स्पेल का लेंथ और स्पेल का विड्थ लिया है, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन। और देखोगे ये हमारा क्या है, हार्ड मार्जिन के बेस पे है। हार्ड मार्जिन क्यों है, क्योंकि कोई भी डेटा मिस क्लासिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, और बीच में थोड़ा सा व्हाइट पॉइंट भी दिख रहा होगा, दिख रहा है, उसके बीच का जो गैप है ना वो दिख रहा है, रेड और ब्लू के बीच का। तो ये हमारे पास डेटा का पूरा, तो यहाँ तक आपका रहता है। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, डेटा ट्रेनिंग, मॉडल सिलेक्शन, सारा काम यहीं तक हो गया।
बाकी आगे क्या है, विजुअलाइजेशन का दिखा है। यही चीज मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए भी कर सकते हो। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जो वाई का वैल्यू था वो 3 था तो 3 ही रहेगा, और उसके बेस पे क्या करोगे, फिर से दोबारा मॉडल ट्रेन करके देखोगे तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा 3 के बेस पे। कल आप लोग असेसमेंट आके दे लोगे, ठीक है, जहां तक का बचा हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन आप लोग भी सुन रहे हो? यस सर। मतलब किस पे, ये डेटा एनालिस्ट वाला, ईडीए वाला? ईडीए वाला डेटा उठा सकते हो आप कैगल से। कैगल से कोई भी आपको लगता है इस डेटा के बारे में मुझे अच्छे से पता है, मैं अच्छे से बिजनेस प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो ले सकते हो, ठीक है। फाइनल का, हाँ दोनों कर सकते हो, पावर बीआई और ईडीए। अगर आपको लगता है कि पाइथन में मुझे थोड़ा सा बेसिक कमांड अच्छा से है और मैं क्या करना चाहता हूँ, एक ईडीए अच्छे से प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो ईडीए कर लोगे। वही काम अगर डैशबोर्ड के साथ करना है तो वही पावर बीआई बना लो, कंबाइन करके भी बना सकते हो। कि मैंने सारा क्लीनिंग का काम, ट्रांसफॉर्मेशन का काम और क्वेश्चन सॉल्व करने का काम किस में किया है, तो पाइथन में। एंड देन फॉर द डैशबोर्ड वी कैन क्रिएट अ पावर बीआई, ठीक है। हाँ वो भी कर देंगे। गिट गिट पे करने के लिए कुछ नहीं, बस 3 लाइन का कमांड होता है जो बार बार रिपीट करना पड़ता है, गिट ऐड, कमिट और गिट पुश। एक बार जो बन गया उसी में चेंजेस होते जाते हैं, वन टाइम बनाते हैं, इसीलिए तो ये बेनिफिट रहता है थोड़ा सा। जैसे मान लो इसमें कोई भी चेंजेस करूंगा तो पुराना वाला भी रहेगा मेरा, और नया वाला जो चेंज है वो भी रहेगा। तो जो आपको दिखेगा वो सिर्फ नया वाला दिखेगा। अगर पुराना देखना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक आईडी मिलती है, इससे पहले वाले में जाना चाहते हो तो ये आईडी कॉपी करके पेस्ट कर दो तो पुराना वाला कोड आपको दिखे, ठीक है। तो पुराना वाला वर्जन भी स्टोर रहता है और नया वाला भी, ठीक है। जैसे मुझे हेल्थ केयर पे बनाना है, ठीक है, फिर मैं कैलकुलेट से कौन कैसे निकलती हूँ, कैसे निकलती क्या देखती हूँ। तो हेल्थ केयर सेक्टर का ले लो, ये दिख रहा है, हेल्थ सेक्टर या फिर हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर डेटा सेट, यहाँ से सर्च करो। देन यहाँ पे नोटबुक है, डेटा सेट है, तो डेटा सेट पे जाओगे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो डायबिटीज के बेस पे बना सकते हो, अपॉइंटमेंट के बेस पे बना सकते हो, हाँ एमएल का ही बनाना है सर। एमएल का बना डायबिटीज हार्ट डिजीज के बेस पे कर सकते हो। क्यों? आपको अलग अलग डेटा सेट यहाँ पे मिल जाएगा, हेल्थ केयर इंश्योरेंस का हो गया, रियल ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट हो गया। तो मतलब कुछ ऐसा बताओ, मतलब जैसे मैं हेल्थ केयर पे बनाना है तो मुझे क्या 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 उसमें, मतलब कि किस टाइप का बनाना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि डिटेक्ट करूँ हार्ट जितने एक्सरेज वगैरह हो रहे हैं। एक्सरे वाले में फिर इमेज डिटेक्शन पे काम करना पड़ेगा ना, इससे इमेज पे काम करना पड़ेगा ना, एक्सरे का तो इमेज पे रहता है ना। तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, अभी टेक्स्ट के बेस पे हार्ट डिजीज पे बना सकते हो। कि हम क्या करेंगे, अलग अलग चीजें जितने भी मेजर करते हैं उसको डालेंगे और उसके बेस पे बताना है कि इसको हार्ट का रिस्क है या नहीं है, इसको हार्ट डिजीज होने का रिस्क होगा या नहीं होगा, वो प्रिडिक्ट करके दिखा सकते हैं फिलहाल के लिए। सिर्फ आपको क्या कर सकते हैं, गिट के साथ, गिटहब के साथ कनेक्ट करना पड़ता है और कुछ नहीं। हार्ट डिसीज। बीएस, जैसा अभी मैंने इसको क्या किया था, क्लासिफिकेशन एसवीएम, तो मैं एमएल पे चला जाऊंगा। दिख रहा है एमएल पे 2 मिनट पहले अपडेट दिखा रहा है जो भी हमने किया था। देन इसमें क्या था, क्या नाम था, क्लास 7, तो एमएल क्लास के अंदर 2 मिनट पहले। अब इसमें क्या होगा, एसवीएम का होगा 7, होगा क्लास 7, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये 2 मिनट पहले चाहिए। अब इसका लिंक आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ से कॉपी, तो इन फ्यूचर जब भी चेंज होगा तो आपको साथ ही साथ चेंजेस दिखेंगे।
ये वाला भी एक सेकंड पहले ये देख लो, फिर हम लोग डेटा पे भी डिस्कस कर लेंगे। कोई नहीं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर बीच बीच में रहता है कि ये हमारा एसवीएम वाला है, ठीक है। कोई नहीं। तो ये बाइनरी के बेस पे अगर हो गया होगा, इसी चीज को क्या कर सकते हैं, मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एसवीएम फॉर मल्टी क्लासिफिकेशन। यहाँ से क्या है, दोबारा आपका सेम डेटा सेट आया है, आयरिस वाला दिख रहा है। अब इसको मैंने क्या किया, रन किया, और इसी चीज को क्या किया, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया, और ये सारी चीजें दिख रही है, दिख रहा है, ये देख लो। तो ये हमारा क्या था, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन वाला था। तो आपको 3 क्लास यूज किया है और तीनों के अलग अलग दिखेंगे। इसमें सिर्फ चेंज क्या किया है, इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं है। उसमें हमारे पास टारगेट में क्या ले रहे थे, 2 ले रहे थे, इसमें क्या है, तीनों के तीनों यूज है, ठीक है। अगर आप कोड देखोगे तो A to Z सेम होगा। हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, सारा डेटा लोड किया था, उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था, देन एक कर्नल बनाया था, मतलब ऑब्जेक्ट लिया था, उसको फिट किया था, उसको प्रिडिक्ट किया, और उसकी एक्यूरेसी चेक की, ठीक है। एंड फिर क्या किया था, प्लॉटिंग किया था। इससे क्या हो गया, पूरा एक मॉडल हमारा तैयार, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखे, ठीक है। तो उसमें था 0 और 1 थे, अब क्या है, 0 1 और 2 वाला भी है, ठीक है। तो और कुछ भी हम लोग उस कोड में कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या किया, वाई को पूरा का पूरा रखा है, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी अगर पुराना कोड दोबारा रन करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि पुराना कोड मैंने क्या किया, यूज किया है। और देखोगे तो ये 3 क्लास में है, तो 3 क्लास में आपका विजुअल्स भी हो जाए। बाकी यही प्लॉटिंग था, प्लॉटिंग का एक चीज के बारे में यहाँ पे क्या थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है कि कौन सी प्लॉटिंग में क्या चीजें हो रही है। डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेफरल लिंक है, उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ तक लिखा था ये फिर आप लिख लोगे, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ तक ये वाला लिखा हुआ ना। तो ऊपर का जो कोड है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी आपने कोड किया हुआ ये इतना ही है, ठीक है। बाकी इसके नीचे जो है वो प्लॉटिंग वाला कोड है, तो वो भी करना है तो वो भी कर सकते हैं। एसवीएम में टोटल इतना ही कोड होता है एक मॉडल, मतलब किसी भी मॉडल को बनाओगे ना, तो यहाँ पे जितना लाइन कोड दिख रहा है ना, इतना ही लाइन नंबर ऑफ कोड्स होते हैं, जितना मैंने सेलेक्ट किया है। एक मॉडल बनाने के लिए सिर्फ इतना लाइन कोड होता है, कि आप डेटा लोड करते हो, एक्स वाई डिफाइन करते हो, स्प्लिट करते हो, मॉडल सेलेक्ट करते हो, उसको फिट करते हो, प्रेडिक्ट करते हो और एक्यूरेसी देखते हो। तो एक मॉडल बस बनाने के लिए इतना ही लाइन ऑफ कोड होता है हमेशा। कहाँ पे क्या है? आगे ये तो सिर्फ मॉडल का वो अलग दो ही कॉलम है ना, दो ही है। सबसे पहले डेटा के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, इसमें क्या क्या कॉलम है। इसमें दो ही कॉलम है, इसमें 3 है, ये देखो ना, यहाँ पे 4 डेटा है, ठीक है। तो ये फाइल से अलग सबको आपस में कनेक्ट करना है। ये हमारे पास क्या हो गया, सिम्टम हो गया, उसके हिसाब से क्या है, ये लेवल ऑफ रिस्क,
उसका लेवल क्या है, होता है ना लेवल 1 2 3 4 5, उन्होंने लेवल के बेस पे लिया। दूसरा हमारे पास क्या है, डेटा सेट है। तो डेटा सेट में क्या है, अलग अलग है। डिजीज हो गया ये कि फंगल इन्फेक्शन आपको हो रहा है, तो क्या क्या सिम्टम था, इचिंग था, स्किन रैशेस था, देन नोडल स्किन इरप्शन थे, देन जो भी चीजें थे, अलग अलग सिम्टम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है? तो ये सिम्टम्स का अलग वैल्यू है, मतलब अलग सीट पे रखा हुआ है। देन सिम्टम डिस्क्रिप्शंस के बारे में अलग है, ठीक है? ये ड्रग ये क्या हुआ डिजीज हो गया, उसका डिस्क्रिप्शंस ये है। देन सिम्टम प्रिकॉशंस, ये क्या है, प्रिकॉशंस के बेस पे हो गया, क्या प्रिकॉशन ले सकते लेनी चाहिए। ठीक है, और ये हमारे क्या होगा, सेफ्टी। डेटा ठीक है, लेकिन इसमें सारा टेक्स्ट है। ठीक है, आप इसमें क्या सिम्टम प्रेडिक्ट करेंगे, मतलब कि ज्यादा जैसे कि मतलब यूजर से क्या इनपुट लोगे, मतलब क्या पूछोगे उससे? पहले के ज्यादा बीमारी किस चीज जैसे ज्यादा इनपुट में क्या क्या लेना चाहते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले पूछता है वो चीज आप यूजर से लोगे, सिम्टम ये है आप उसका इससे रिलेटेड क्या है, आप क्या क्या बोल रहे हो ये बना। मतलब ये देख सकते हैं कि सिम्टम्स में इनपुट दूंगी और जो मतलब रिजल्ट वो प्रेडिक्ट करने का बीमारी क्या है लेवल की वैल्यू है कि उसका कितनी वो प्लस प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे उसके लिए ये प्रेडिक्शन या ना टाइम लेवल पे चला जाएगा, प्रिकॉशंस आप क्या क्या लेंगे। तो ये मार्च के बेस पे बताया था, हाँ उसमें ज्वाइन नहीं होता, ये भी करेक्शन है। सर इस डेटा को ये जो ये है इतना एमएल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। क्लास को बोलो मुझे एक साथ इकट्ठे बन जाएगा सारा। सर मुझे ऐसा सर मुझे ऐसा करना है कि जैसे ज्यादा क्रिटिकल ना हो जाए, क्योंकि हम तो प्रेशर है ना, मतलब जो हम अगर डिफिकल्ट आते जाएंगे तो वाले